वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की री एग्जाम फिटर ट्रेड ऑफिशियल आंसर की। कल इसका आंसर की ऑफिशियली पब्लिश हुआ है और आप सभी स्टूडेंट्स के तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा था सर ऑफिशियल आंसर की का डिटेल डिस्कशन कर दीजिए ताकि हम सबको पता चले किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है। तो ऑब्जेक्शन टैब भी आपका ओपन हो गया है और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम टोटल 70 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में बाकी 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लेंगे। बीच में जो भी क्वेश्चन में आंसर गलत दिया रहेगा जिस पे आपको ऑब्जेक्शन करना होगा मैं आपको बता दूंगा। ओके, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो अगर पेपर का लेवल पूछा जाए तो वेल का जो पहले भी एग्जाम हुआ था 2025 में पेपर एकदम इजी था और आज का पेपर का लेवल या इस पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट है। पेपर आपका इजी है लेकिन क्वेश्चन को घुमा फिरा कर आपको पूछा गया है। क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल पूछा गया है, जिसका थ्योरी क्लियर है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, वो इस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अब सिर्फ एमसीक्यू रट्टा मारना बंद करो। जितने भी आपके चैप्टर है सबको कंप्लीट करना है, डिटेल में आपको समझना है, बेसिक से एडवांस में हर एक चैप्टर को पढ़ना है। जब चैप्टर के बारे में आपका पूरा नॉलेज आ जाएगा उस चैप्टर से जैसे भी आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाए आप आंसर कर सकते हैं। ओके, वेट, वेल का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है लेकिन आपके सामने अभी DRDO, MP, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, NPCL, इसरो के कई सारा यूनिट के अभी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी से आपको बहुत अच्छा से अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मेरा ऐप टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल पर बेस्ट कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया। और सबसे अच्छा देखिए DRDO में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फीटर टनर या मैशिनिस्ट पोस्ट में तो आपके लिए जो क्रैश कोर्स है ना, तो इसमें आपको कंबाइंड प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें आप टायर 1 का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ साथ टायर 2 जो आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसके लिए भी बहुत अच्छा से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि जो टायर 1 में आपका 150 मार्क्स के नॉन टेक एग्जाम होगा जिसमें आपके साइंस के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, डिजाइनिंग के 40 क्वेश्चन और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, टोटल कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिल जाएगा इस कोर्स में। अगर इस कोर्स को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करके जाते हो, जो भी नोट्स मैं अपने तरफ से आप सभी को प्रोवाइड करूंगा उसकी को अगर अभी से प्रिपेयर आप लोग करते रहेंगे तो आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा और टायर 1 में आप बहुत अच्छा मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, और टायर 2 में जब आपका टेक्निकल एग्जाम होगा उसके लिए आपका चैप्टर वाइज जितने भी फिटर टर्नर के चैप्टर है आपके सब आपका कंप्लीट वीडियोस आपको इसका कोर्स के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चैप्टर वाइज एक MCQ भी आपको मिल जाएगा 25 से, इसके साथ साथ आपको फुल मॉक टेस्ट मिल जाएगा टायर 2 के लिए और टायर 1 के लिए भी मॉक टेस्ट में इसके साथ ऐड कर दूंगा, 10 मॉक टेस्ट में इसके साथ ऐड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। किसी के पास, किसी भी चैनल के पास आप देखिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड नोट्स और स्टडी मटेरियल्स, प्रिंटेबल नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिटर टर्नर मैशिनिस्ट से अगर आप हैं तो आप लोग इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। अगर आप ओनली टायर 1 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टायर 1 एग्जाम के लिए अगर आप टेक्नीशियन ए से हैं तो सिर्फ इस कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो टायर 1 के इसमें प्रिपरेशन होगा, इसमें जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, मैथ और डिजाइनिंग का कंप्लीट चैप्टर वाइज क्लासेस, MCQ क्वेश्चन, नोट सब कुछ आपको इसके साथ मिल जाएगा। साथ साथ आपको 25 सेट मॉक टेस्ट भी इसके साथ आपको मिल जाएगा। इस कोर्स के साथ आपको 25 से टायर 1 के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आप STA B पोस्ट, अगर आपके कोई भी दोस्त STA B में फॉर्म अप्लाई करता है तो उसका भी टायर 1 का प्रिपरेशन के लिए इस कोर्स में जोड़ सकते हैं। और देखिए आपके सामने NPCL का अभी एग्जाम है तो NPCL का एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है, प्रिलिमिनरी टेस्ट स्टेज 1 के लिए भी फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्रिपरेशन आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हैं। ओके,
अब देखिए, अगर आपको कंबाइंड कोर्स चाहिए फिटर टर्नर मशीनिस्ट के हैं तो इसमें आपका स्टेज 1 का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और स्टेज 2 का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें आपका वीडियो लेक्चर्स रहेगा, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स रहेगा, 50 सेट का प्रिलिमिनरी मॉक टेस्ट रहेगा और इसके साथ साथ 30 सेट आपका एडवांस मॉक टेस्ट रहेगा और चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू भी इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा। और भी देखिए, जैसे आपका एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए आप अब में से बहुत सारा एमपी के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स इसमें रहेगा, क्योंकि फिटर के कंप्लीट वीडियोस और जितना डिटेल में देखिएगा आज मैं पेपर में डिस्कस करूंगा उससे बहुत अच्छे से हर एक चैप्टर को मैंने क्लियर किया। तो उसमें ट्रेड थ्योरी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर का भी क्लासेस आपको मिल जाएगा और जनरल नॉलेज टोटल प्रिपरेशन आपको इसी कोर्स से आपका हो जाएगा। और अगर आप टर्नर से भी है तब भी आपके लिए कोर्स है, आप लोग सेम जोड़ सकते हैं, आपका कंप्लीट प्रिपरेशन इसी से हो जाएगा। और सीएसआर का वैकेंसी आप देखिएगा हमेशा किसी ना किसी सीएसआर का यूनिट की तरफ से आते रहता है, तो इसमें अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट इसका एग्जाम पैटर्न सेम होता है पेपर 1 और पेपर 2 में, पूरा नॉन टेक एग्जाम होता है। पेपर 1 में आपका रहता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसमें रीजनिंग भी रहता है, मैथ भी रहता है, इसका भी कंप्लीट प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और पेपर 2 में आपका रहता है इसमें रहता है पेपर 2 में आपका रहता है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, पूरा क्लास आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसमें ऐड हो सकते हैं। ओके, तो इससे आपका अभी से अगर आप लोग तैयारी शुरू करते हैं तो अब बहुत अच्छा लेवल पर आप लोग पहुंच सकेंगे। एमपी आईटीआई ट्रेनिंग के लिए अभी भी आपके 1 महीना प्लस आपके टाइम है, तो इसमें जितना जल्दी हो सके कोर्स में ज्वाइन होकर जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए लाइव क्लासेस नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है, आप जब भी मन करे आप चला सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज बता सकता हूँ, जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया वो मैं अपने तरफ से अपना 100% देकर बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। ओके, तो अभी आज का पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। वेल का एग्जामिनेशन 12 जनवरी 2026 कंडक्ट हुआ पहला शिफ्ट में और फिटर का ऑफिशियल आंसर की है। अब देखिए, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रेड थ्योरी सेक्शन। Why is it important to follow torque specification while assembling machinery during maintenance? इसमें आपको क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, यानी कि मशीन का जब हम लोग रख रखाव करते हैं, तो मशीन के असेंबली के टाइम टॉर्क स्पेसिफिकेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये आपको पूछा है। तो देखिए, जब भी हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो किसी भी मशीन को जब हम लोग असेंबल करते हैं तो नाट और बोल्ट को कितना टाइट करना पड़ेगा, इसके लिए टॉर्क स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओके, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी बोल्ट होता है उसका स्ट्रेंथ अलग अलग होता है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ और ईएल स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। ओके, तो इसलिए देखिए, जब मेंटेनेंस करते हैं तो मशीन के असेंबली के टाइम जब हम लोग किसी पार्ट्स को असेंबल कर रहे हैं तो उसमें नाट और बोल्ट में कितना टॉर्क मेंटेन करना पड़ेगा वो स्पेसिफाइड होना जरूरी है। इसके पीछे क्या कारण है? टू अवॉइड ओवर टाइटनिंग और अंडर टाइटनिंग बोल्ट्स दैट मे कॉज फेलियर। अगर हम लोग ज्यादा टाइट कर देते, जितना टॉर्क देना चाहिए था उससे ज्यादा अगर हम लोग टॉर्क दे देंगे तो क्या होगा, वो आपका असेंबल फेलियर हो जाएगा। या अगर हम लोग अंडर टाइटनिंग भी करते उससे भी आपका बोल्ट डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वो मशीन के पार्ट्स आपका वाइब्रेशन होगा, धीरे धीरे बोल्ट को खराब कर देगा। इसीलिए जितने भी नाट एंड बोल्ट होते हैं तो उसका टॉर्क स्पेसिफाई होना जरूरी है। देखिएगा, उसमें जैसे ग्रेड आपका लिखा रहता है, कोई भी बोल्ट होता है तो उसमें इस तरह का लिखा रहता है 4.6, फिर लिखा रहता है किसी किसी में 8.8। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका टॉर्क स्पेसिफिकेशन। इससे हम लोगों को पता चलता है कि कितना हमें टॉर्क देना चाहिए नाट और बोल्ट में। ओके, तो अब देखिए हम लोग ये चीज को समझेंगे डिटेल में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं डिस्कस करूंगा व्हाट इज यील्ड स्ट्रेंथ, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या है और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, और इन दोनों चीज को हम ग्राफ से भी आपको समझाऊंगा।
और देखिएगा एग्जाम में बोल्ट का ग्रेड रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे बोल्ट का ग्रेड 4.6, बोल्ट ग्रेड 8.8, ऐसे ग्रेड रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पूछा जाता है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा और इसका यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। तो किस तरह से बोल्ट का टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ निकाला जाता है, इन सब चीज के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ इज द पॉइंट व्हेयर ए मटेरियल स्टार्ट्स टू डिफॉर्म परमानेंटली। बहुत सिंपल, इसमें क्या बोले, यील्ड स्ट्रेंथ वो बिंदु है जहां कोई पदार्थ स्थायी रूप से विकृत होना शुरू हो जाता है। तो मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ वो पॉइंट है जिस पॉइंट से पदार्थ स्थायी रूप से विकृत होना शुरू होता है। ओके, तो देखिए इसमें यही बोला, यील्ड स्ट्रेंथ वो बिंदु है जहां कोई पदार्थ स्थायी रूप से विकृत होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ मतलब वो पॉइंट है, उसी पॉइंट से मटेरियल अपना ओरिजिनल शेप से बिगड़ना स्टार्ट होते हैं। ओके, बेंड विदाउट स्प्रिंगिंग बैक। देखो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जैसा नहीं है कि एक बार उसका शेप चेंज हो गया, फोर्स जब हम लोग अप्लाई किए तो उसका शेप चेंज हो गया, फोर्स जब हम लोग रिलीज कर दिए तो फोर्स छोड़ देने के बाद वो अपने जो भी आकार था उसमें वापस चला गया। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ वो पॉइंट है, उस पॉइंट से मटेरियल स्थायी रूप से परमानेंटली उसका शेप बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है, शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं, यानी कि इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ए मटेरियल कैन हैंडल बिफोर इट फ्रैक्चर एंड ब्रेक्स कंप्लीटली। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसी को हम लोग अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। वो अधिकतम तनाव है जिसे कोई पदार्थ पूरी तरह से टूटने से पहले सहन कर सकता है। तो फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, तो किसी भी मटेरियल पूरी तरह से टूटने से पहले जितना मैक्सिमम स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम स्ट्रेस कैरी कर सकते हैं या सहन कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे ज्यादा हो जाएगा, ये मैक्सिमम आपका स्ट्रेस है, इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस पड़ेगा तो मटेरियल आपका टूट जाएगा। तो ठीक है, तो किसी भी मटेरियल पूरी तरह से टूटने से पहले जितना मैक्सिमम स्ट्रेस सहन कर सकते हैं उसी को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। और ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका मैक्सिमम स्ट्रेस को सहन कर सकते हैं। इससे अधिक अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो जाएगा तो मटेरियल आपका फेलियर हो जाएगा, मटेरियल फ्रैक्चर होगा और फिर टूट जाएगा, ब्रेक्स हो जाएगा। ओके, देखिए इसमें आपको बोला है इन एसेंस यील्ड स्ट्रेंथ इज अबाउट लूजिंग शेप व्हाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अबाउट ब्रेकिंग अपार्ट। संक्षेप में यील्ड स्ट्रेंथ का संबंध आकार खोने से है। तो यील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या है कि वो आपका बिंदु है जहां से मटेरियल अपना आकार को खोना स्टार्ट करते हैं या आकार उसका बिगड़ना स्टार्ट होता है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ का संबंध टूटने से है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका अल्टीमेट या मैक्सिमम स्ट्रेस आपका सहन कर पा रहा है किसी भी मटेरियल को ब्रेक होने से पहले। तो किसी भी मटेरियल ब्रेक या फ्रैक्चर होने से पहले जितना मैक्सिमम स्ट्रेस वो कैरी कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, वही हो जाता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का संबंध टूटने से है और यील्ड स्ट्रेंथ का संबंध आकार खोने से है, क्योंकि इससे आकार धीरे आपका बिगड़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो ये आपका स्ट्रेस और ये आपका स्ट्रेन का ग्राफ है। धीरे 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 देखो 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 स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो इतना, ये जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट में जाके क्या हो रहा है, देखो एकदम सीधा आपका जा रहा था, लाइन आपका सीधा जा रहा था, लेकिन ये जो आपका पॉइंट है मटेरियल, इस पॉइंट में जाके क्या हो रहा है, मटेरियल अपना शेप बिगड़ना स्टार्ट, ये आपका सीधा जा रहा था, शेप बिगड़ना आपका स्टार्ट होता है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक्चुअली शेप बिगड़ रहा है, इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके, और देखो ये धीरे 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 जब भी स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, स्ट्रेस आपका और बढ़ेगा, स्ट्रेस आपका और बढ़ेगा, तो ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है, यानी कि ये मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये आपका मैक्सिमम स्ट्रेस इधर हैंडल कर रहा है, कैरी कर रहा है। इससे ज्यादा अगर स्ट्रेस हो जाएगा, इससे ज्यादा जब वो स्ट्रेस हो गया तो मटेरियल आपका फ्रैक्चर हो गया। तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी अगर कोई चीज को अगर हम लोग इस तरह से मोड़ के बेंड करते हैं ना, तो बीच में क्या होता है आपका लगता है अल्टीमेट
स्ट्रेंथ यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस लगता है, उससे ज्यादा अगर हम लोग और दिया स्ट्रेस और अगर हम लोग दिया तो तब क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। इसीलिए देखिए जब स्ट्रेस बढ़ रहा था ग्राफ में, देखिए आपका ऊपर में स्ट्रेस आपका धीरे धीरे एकदम बढ़ रहा था, तो इस पॉइंट में जाके क्या होगा, मटेरियल का शेप बिगाड़ना स्टार्ट हो गया। इसीलिए आपका ऐसे जा रहा था लेकिन आपका ऐसे हो गया। तो इस पॉइंट से आपका मटेरियल का शेप चेंज हो रहा है। ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ है। फिर देखो स्ट्रेस हम लोग और बढ़ाते लगे। ये पॉइंट आपका क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि इधर मटेरियल अपना मैक्सिमम स्ट्रेस सहन कर रहा है, हैंडल कर पा रहा है। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते चले, जब भी बढ़ाएंगे इधर जाकर मटेरियल आपका टूट जाएगा। ओके, तो वो जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है उससे ज्यादा अगर हम लोग और स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो मटेरियल आपका टूट जाएगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मटेरियल टूटना नहीं, मटेरियल टूटने से पहले जितना मैक्सिमम स्ट्रेस सहन कर पा रहा है वही आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, देखो इस चीज को समझाने के लिए मैंने इतना आप सभी को बताया। ऐसे बोल्ट का ग्रेड दिया जाता है 4.6, 8.8, 10.9, 12.9 और आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है, ये बोल्ट ग्रेड इज 8.8, देन कैलकुलेट इट्स yield strength। ओके, ऐसे अगर आपको पूछा जाए या अगर आपको ऐसा भी पूछा जाए कैलकुलेट इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, दोनों आपको सीखना पड़ेगा। दोनों अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा 2 मिनट में। देखो पहले हम 8.8 दिया तो 8.8 को लेकर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये जो 8.8 पहला जो आपका डिजिट होगा, यस सामने वाला जो डिजिट होगा, ये क्या इंडिकेट करता है, बोल्ट के टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, और ये सेकेंड जो डिजिट होगा ये बोल्ट के यील्ड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। समझ आ गए। अब देखो तो बोल्ट ग्रेड 8.8 है, तो इसका सबसे पहले हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना सीख लेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपका पहला डिजिट रहेगा उसके साथ हम लोग 100 से मल्टीपल कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 800 MPa यानी कि मेगा पास्कल। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका कितना आ गया, 800 मेगा पास्कल। यानी कि पहला टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो पहला डिजिट रहेगा उससे 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। ओके, अब यील्ड स्ट्रेंथ जब भी आपको निकाला, पहले आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा। तो यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका सेकेंड डिजिट रहेगा उतना परसेंटेज, तो ये आपका क्या होगा, इससे आपको 10 से मल्टीपल कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो 80, तो 80% हो जाएगा आपका यील्ड स्ट्रेंथ। जो आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ है 800 मेगा पास्कल, इसका 80% हो जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ आपका कितना हो जाएगा, 800 इंटू 80%। 80% मतलब 80 डिवाइड बाई 100, इसको अगर आप काटते हैं तो 640। तो 640 मेगा पास्कल आपका क्या हो गया, आपका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं। पहले हम इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। इस बोल्ट का ग्रेड है 8.8। तो इस देखो ग्रेड से हमें क्या पता चलता है, ये आपका टॉर्क स्पेसिफिकेशन है। इस बोल्ट में 8.8 लिखा रहता है, मतलब हमें पता चलना चाहिए कि इसमें कितना हम लोग टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, यील्ड स्ट्रेंथ कितना है। ओके, यील्ड स्ट्रेंथ मतलब देखो इतना स्ट्रेंथ में हम लोग टाइट कर सकते हैं। इससे जब भी हम लोग और ज्यादा टाइट करने लगेंगे फिर होगा बोल्ट का शेप बिगड़ना स्टार्ट होगा। ओके, और जब भाई 800 मेगा पास्कल तक पहुंच जाएगा, ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में पहुंच जाएगा, बोल्ट भी आपका टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए जो पहला डिजिट होगा उसे 100 से मल्टीपल करने से आपका आ जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ, और मेगा पास्कल में यूनिट आएगा। ओके, और जो सेकेंड डिजिट आएगा उससे 10 से मल्टीपल अगर हम करते हैं तो उतना परसेंटेज किसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ का,
टेंसाइल स्ट्रेंथ का इतना परसेंटेज आपका हो जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये आपका 640 मेगापास्कल हो गया। और भी देखिए, अगर हम 4.6 को मानकर चलते हैं, 4.6, ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका कितना, जो पहला डिजिट को हम लोग 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 400 मेगापास्कल टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया है। और जो सेकेंड डिजिट है इसको हम लोग 10 से मल्टीपल करेंगे तो 60%। तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ 60%। किसका 60%? टेंसाइल स्ट्रेंथ का। तो 400 इंटू 60%, 60% का मतलब 60 डिवाइड बाई 100, इसको अगर हम काटते तो आ जाएगा 240 मेगापास्कल। इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ पता हो गया 400 मेगापास्कल और यील्ड स्ट्रेंथ 240 मेगापास्कल। तो देखो ये 240 मेगापास्कल तक अगर हम लोग इस बोल्ट को टाइट करते हैं तो उसका शेप ठीक ठाक रहेगा। अगर इससे ज़्यादा अगर हम टाइट करने लगे तो इस बोल्ट का शेप धीरे धीरे परमानेंटली चेंज होने लगेगा, बोल्ट का शेप बिगाड़ने लगेगा। जब ये 400 मेगापास्कल तक अगर हम लोग उसे लोड दे देंगे या स्ट्रेस उस पर हम लोग दे देंगे तो ये बोल्ट पूरी तरह से फेल हो जाएगा, बेंट हो जाएगा, सॉरी ब्रेक हो जाएगा। ओके, और एक देख लेते हैं 10.9, ठीक है, 10.9। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पहले निकालना है। हम जो भी क्लास लेते हैं कोशिश करते हैं आप सभी को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का। तो ये सब चीज देखिए, आप रट्टा मार के जाते थे, इस शुरू में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है 8.8 बोल्ट ग्रेड अगर होता है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, आप याद करके जाते हैं 400 मेगापास्कल। लेकिन किस तरह से आता है, यील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, ये सब आप लोग रट्टा मार के जाते हैं, लेकिन चार्ट से रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, जो पहला आपका डिजिट है 10 से आपको क्या करना है, 100 को मल्टीपल कर देना, तो 1000 मेगापास्कल आपका हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, यील्ड स्ट्रेंथ ये आपका 9 है, इससे 10 से मल्टीपल कर दीजिए यानी कि 90%। ठीक है, तो 90% किसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 90%। इसको अगर हम नीचे कैलकुलेट करते हैं 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 900। तो 900 मेगापास्कल इसका आ जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ। तो ये देखो यील्ड स्ट्रेंथ आपका 90% आ गया, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का 90% तक हम लोग बोल्ट पर स्ट्रेस डाल सकते हैं या उतना टाइट हम लोग कर सकते हैं। 12.9 भी आप लोग निकाल सकते हो, वो आप लोग का काम रहेगा, आप लोग निकाल लीजिए। ये आपका 1200 आ जाएगा और 1200 आ जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ और 1200 का 90% जो भी आएगा 1080 हो जाएगा इसका यील्ड स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया ये टॉपिक? ओके, इसीलिए देखिए जब भी कोई भी आपका नॉट बोल्ट होता है उसमें आपका हेड जो रहता है ना, हेड पर लिखा रहता है 8, इसमें लिखा रहेगा 4.6, इसमें लिखा रहेगा 8.8, 10.9, 12.9। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, यील्ड स्ट्रेंथ कितना स्ट्रेस हम लोग इस पर डालेंगे तो ये सही सलामत रहेगा। इससे ज़्यादा का दे देंगे तो आपका असेंबली फेलियर हो जाएगा, क्योंकि नट बोल्ट आपका टूट जाएगा। इसीलिए जो भी हम लोग पार्ट्स को असेंबल करते हैं तो उसके लिए टॉर्क स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसी टॉर्क स्पेसिफिकेशन, ये जो आपका टॉर्क स्पेसिफिकेशन आपका दे दिया है, इस टॉर्क स्पेसिफिकेशन से हम लोग असेंबली में जब भी नट बोल्ट की मदद से किसी भी 2 पार्ट्स को टाइट करते हैं तो हम लोग टाइट को उससे मेंटेन कर सकते हैं। और बिना टॉर्क स्पेसिफिकेशन को हमें पता ही नहीं चलेगा कितना टाइट देना है, कितना लूज देना है। हम लोग डर से रहेंगे कि ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो वो टूट जाएगा नट बोल्ट। तो इससे क्या होगा, इसके चक्कर में नट बोल्ट ढीला रह जाएगा, ढीला रहेगा तो मशीन जब चलेगा बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, इससे मशीन का ही नुकसान होगा, क्योंकि मशीन में ज़्यादा कंपन भी सही नहीं है, मशीन का सब पार्ट्स धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। ओके, इसीलिए जो भी मशीनरीज पार्ट होता है उसको असेंबल करते टाइम जो भी आप नट बोल्ट यूज करें उसमें टॉर्क स्पेसिफाइड होना जरूरी है, उस हिसाब से हम लोग नट बोल्ट का टाइट करते हैं। क्लियर हो गया इफेक्ट, पूरा चीज क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना होगा मैं आपको बता दूंगा। रेड लीड इज केमिकली नोन एज, रेड लीड एक केमिकल सब्सटेंस है, इसका रासायनिक नाम क्या है? लेड
टेट्रोक्साइड, लेड टेट्रोक्साइड, Pb3O4 इसका केमिकल फॉर्मूला है, Pb3O4। रेड लीड का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो एक केमिकल सब्सटेंस है, रंग बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द मेन यूज ऑफ ए सेंटर पंच इन फिटिंग वर्क इज। फिटिंग कार्य में सेंटर पंच का मुख्य उपयोग किस लिए हम लोग करते हैं, टू मार्क द सेंटर ऑफ ए होल बिफोर ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन करने से पहले जहां पे आपको होल बनाना है उसको मार्क करने के लिए, या आप बोल सकते हैं कि ड्रिल को प्रॉपर जगह देने के लिए हम लोग सेंटर पंच मार्क करते हैं। तो सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, सेंटर पंच मार्क आपका ज्यादा डेप्थ में नहीं होना चाहिए, लेकिन चौड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो सेंटर पंच मार्क्स शुड बी वाइडर, चौड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नॉट टू डीप, ज्यादा गहराई तक आपका नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट एक्सट्रैक्टर इज मेनली यूज्ड फॉर। स्टार्ट एक्सट्रैक्टर, टैप एक्सट्रैक्टर, एक्सट्रैक्टर इसका काम ये होता है किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, बोलता नहीं इस चीज को एक्सट्रैक्ट कर लो। तो स्टार्ट एक्सट्रैक्टर का मेनली काम होता है रिमूविंग ब्रोकन और टाइट स्टार्स फ्रॉम ए वर्कपीस। वर्कपीस में अगर आपका स्टार्स टूट जाता है या कोई बहुत ज्यादा टाइट स्टार्स है जो फंस गया है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग स्टार्ट एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं। ऐसे आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाता है टैप एक्सट्रैक्टर, तो उसमें आप सेम आपका राइट आंसर हो जाएगा रिमूविंग ब्रोकन और टाइट टैप फ्रॉम ए वर्कपीस। तो किसी वर्कपीस से टूटा हुआ टैप या बहुत ज्यादा टाइट हो गया ऐसा टैप को निकालने के लिए तब हम लोग टैप एक्सट्रैक्टर का यूज करते हैं। एक्सट्रैक्टर का काम ही होता है कि जो फंस गया है उसको वर्कपीस से निकाल लो। ओके, देखिए जिस क्वेश्चन पे आपको ज्यादा डिस्कस करना होगा मैं डिस्कस करके आपको समझा दूंगा, और जो इजी क्वेश्चन आप जानते हैं उसको थोड़ा सा बता के मैं आगे चलूंगा, नहीं तो पेपर का डिस्कशन काफी लंबा हो जाएगा। वैसे भी बहुत सारा स्टूडेंट्स बोलते हैं मैं पेपर का जो भी पेपर सॉल्व करता हूँ ड्यूरेशन काफी लंबा होता है। मैं उन सबके लिए बोलता हूँ कि अगर पसंद नहीं है वीडियो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें व्यूज नहीं चाहिए। ऐसा आप जैसे आप सोचते हैं ना कि पेपर का किसी तरह से डिस्कशन कर दो, मैं उस तरह से कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। मैं जब भी डिस्कस करूंगा क्लास वैसे भी मैं बहुत कम प्रोवाइड करता हूँ, जब भी डिस्कस करूंगा मैं कुछ नया आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। आपका अगर ज़्यादा जल्दबाजी है जाइए, बहुत सारा और भी यूट्यूब चैनल है उधर जहाँ क्वेश्चन और आंसर का सिर्फ डिस्कशन होता है, आप जाके देख लीजिए। ओके, लेकिन हमसे वो नहीं हो पाएगा कि क्वेश्चन का मतलब हमें समझ नहीं आया इसलिए क्वेश्चन और आंसर बता के मैं चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमें डिस्कस करने में तकलीफ होता है तो आपको सुनने में क्या प्रॉब्लम है। हम तो तब से 1-1.5 घंटा से बके जाते हैं, आप तो बैठ के देखते हैं, तो आपको तो तकलीफ नहीं होना चाहिए, और होता है तो आपके लिए दूसरा चैनल है। Which material is most commonly used for making hand groove tool? देखो हैंड ग्रूव टूल, इसे एक्चुअली हम लोग ग्रूवर के नाम में जानते हैं। ग्रूवर एक हैंड टूल है, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, टू क्लोज एंड लॉक द सीम। देखो वैसे अब देखिएगा कोई भी टीन का डब्बे जो होता है ना, तो उसको किस तरह से बनाया जाता है, जब भी सिलिंड्रिकल शेप में उसे इस तरह से सिलिंड्रिकल शेप में जब भी उसको बनाया जाता है ना, तो वो एक सीट जैसा होता है। उसको जब हम लोग मोड़ते हैं, जहां पे 2 एंड को मोड़ते हैं उधर एक एंड को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, और दूसरा एंड को इस तरह से करते हैं। तो इसको लॉक करने के लिए हम लोग एक टूल यूज करते हैं। तो ये जो आपका टूल है, इस टूल का नाम है हैंड ग्रूवर टूल, ये आपका हैंड टूल है, ठीक है। तो इस टूल का क्या कार्य है, ये क्या करता है, जो भी आपका सीम ज्वाइंट है, सिंगल सीम या डबल सीम, उसको क्लोज करना, बंद करना और लॉक करना। क्योंकि जब भी आप देखिएगा टीन के डिब्बे बनाते हैं तो उसके 2 एंड को मोड़ना होता है। आप रिवेट से भी मोड़ सकते हैं, आप वैसे आप ग्रूवर से भी मोड़ सकते हैं। तो ग्रूवर से आपको क्या करना पड़ेगा, एक एंड आपका इस तरह से होता है तो दूसरा एंड इस तरह से होता है, तो इसको प्रॉपरली मोड़ना पड़ेगा। इसके लिए एक टूल हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो आपका टूल जो भी यूज होता है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से जब भी ऐसे मारते हैं तो ये आपका दोनों एंड आपका ऐसे
मतलब सट जाता है। ओके, और ये दोनों एंड आपका क्लोजर लॉक हो जाता है। तो एक ग्रूवर का काम, एक हैंड टूल है। ओके, इसका साइज क्या होता है, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर इसका साइज होता है। ओके, और ये किससे बने होते हैं, क्वेश्चन आपको यही पूछे, हार्डेंड स्टील से आपका बना होता है, हार्डेंड स्टील से बने होते हैं। तो अब बोल सकते हैं आप, जैसे हम लोग किसी भी सीम को जब लॉक कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, तो ग्रूवर के ऊपर हम लोग हैमर से जब मारते हैं, तो हैमर से मारने पर तो आपका टूट जाएगा, क्योंकि हैंड ग्रूवर टूल, क्योंकि वो हार्डेंड स्टील से बने हैं, हार्डेंड है। हम लोग हैमर यूज करते हैं, लेकिन सॉफ्ट हैमर यूज करते हैं, मैलेट यूज करेंगे। ओके, उसमें हम लोग लकड़ी का हैमर यूज करेंगे, और धीरे धीरे देखिएगा वो लोग लकड़ी का हैमर यूज करता है, क्योंकि वो सॉफ्ट कार्य है, तो उसमें हम लोग नॉर्मल बॉल पिन हैमर यूज नहीं करेंगे। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मस्ट बी हैंडल केयरफुली, बिकॉज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बहुत केयरफुली हैंडल किया जाता है, क्योंकि ये काफी जहरीला होता है। और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला भी आपको जानना चाहिए, CuSO4। ओके, CuSO4 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। और इससे जब भी हम इस मार्किंग मीडिया के जब भी हम लोग यूज करते हैं, तो वापस को काफी केयरफुली आपको हैंडल करना है, ताकि आपका हाथ पैर में आपका ना लगे, क्योंकि जहरीला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच टूल इज यूज्ड टू शार्पन द पॉइंट ऑफ ए स्क्राइबर इन फिटिंग वर्क। तो इसमें मेनली आपको पूछा जा रहा है कि स्क्राइबर के पॉइंट को शार्प करने के लिए किस टूल का हम लोग यूज करते हैं। तो स्क्राइबर का पॉइंट एंगल कितना होता है, 12 से 15 डिग्री आपका होता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, एक्सीडेंट होने से या पोकिंग होने से बचने के लिए जब हम लोग स्क्राइबर को यूज नहीं करते हैं, तो स्क्राइबर के मुंह में हम लोग एक कॉर्क यूज कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन में पूछा वो पढ़ लेते हैं। तो स्क्राइबर के जो पॉइंट होता है, तो इसको तेज बनाने के लिए, शार्प बनाने के लिए हम लोग किस टूल का यूज करेंगे। देखिए, इस स्टूडेंट ने ग्राइंड व्हील लगाया है, क्योंकि बुक में लिखा है कि इसका पॉइंट को हमेशा ग्राउंड अवस्था में रहना चाहिए। तो ग्राउंड मतलब क्या, उसको हमेशा गोल अवस्था में रहना चाहिए। ग्राउंड मतलब ग्राइंडिंग व्हील से आपको ग्राइंडेड करने के लिए नहीं बोला है। तो देखिए, ऐसे जब भी स्क्राइबर के पॉइंट या डिवाइडर के पॉइंट, ये आपके बहुत सूक्ष्म काम है, बहुत प्रिसीजन है। तो इसमें क्या होता है, छोटा भी है, और इसको जब भी शार्प करना होगा, हम लोग ग्राइंडिंग व्हील के पास नहीं जाएंगे। बार बार जब शार्प करना होगा, ग्राइंडिंग व्हील के पास हम लोग नहीं जाएंगे, उसके जगह में हम लोग ऑयल स्टोन यूज करेंगे। एक स्टोन हम लोग यूज करते हैं और उसमें ऑयल देते हैं, और उधर घिस घिस के हम लोग डिवाइडर या स्क्राइबर के पॉइंट को हम लोग शार्प कर देते हैं। देखिए, घर पे कोई भी अगर आपके चाकू वगैरह अगर बहुत ज्यादा मतलब उसका तेज अगर खत्म हो जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग पत्थर में जाके घिसते हैं ना, तो वही एक पत्थर लिया जाता है और तेल दिया जाता है, तो उसी में जाके डिवाइडर या स्क्राइबर का पॉइंट को शार्प किया जाता है। तो ऑयल स्टोन जब ऑप्शन में है, तो ऑयल स्टोन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ऑयल स्टोन नहीं होता, तब ग्राइंडिंग व्हील राइट आंसर होगा। ग्राइंडिंग व्हील से हम लोग करते हैं, लेकिन बार बार अगर हम लोग ग्राइंडिंग व्हील से अगर ग्राइंडिंग करके इसका पॉइंट को शार्प करते हैं, तो क्या होगा, देखो ऐसे भी बहुत ज्यादा छोटा छोटा वर्क पीस आपके होते हैं। ग्राइंडिंग में बार बार जाके हम लोग फ्रीक्वेंटली जब ग्राइंडिंग करेंगे, तो गर्म ज्यादा होगा, फ्रिक्शन उसमें ज्यादा होगा ग्राइंडिंग व्हील के साथ, इसीलिए जो भी उसके पॉइंट के जो भी हार्डनेस होते हैं वो आपका खो जाएगा और पॉइंट आपका नरम हो जाएगा। पॉइंट नरम हो जाएगा तो आप जानते हैं उसका आप कहाँ यूज करेंगे। पॉइंट अगर आपका स्क्राइबर के पॉइंट नरम हो गया, तो किसी भी मेटल पर जब आप लोग मार करेंगे, तो बार बार क्या होगा, इसका पॉइंट टूट जाएगा या धीरे धीरे वो खत्म होता जाएगा, पॉइंट आपका धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। इसीलिए ग्राइंडिंग व्हील से हम लोग ज़्यादा बार नहीं करते हैं। जब हमारे पास ऑयल स्टोन उपलब्ध होते हैं, तो ऑयल स्टोन से हम लोग करते हैं। तो ऑयल स्टोन पहला प्रायोरिटी होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो स्क्राइबर या डिवाइडर का पॉइंट को शार्प करने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, ऑयल स्टोन का। क्वेश्चन नंबर 8, स्क्राइबिंग ब्लॉक कैन बी यूज टू। स्क्राइबिंग ब्लॉक, इसे हम लोग मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट्स तो शायद पहला बार सुन भी रहा। तो मार्किंग ब्लॉक, स्क्राइबिंग ब्लॉक किसका नाम है, सरफेस गेज का दूसरा नाम है। ओके, अब समझ में आ गया। तो इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, मार्क पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग सरफेस गेज का यूज करते हैं। ओके, यूनिवर्सल जो सरफेस गेज होता है उसके
बेस के निचली भाग पर आपका इस तरह का होता है, 90 डिग्री का एक आपका ऐसे स्लॉट कटे होता है, जिसके कारण किसी भी अगर सिलिंड्रिकल वर्कपीस में भी बैठा कर आप मार्किंग करना चाहते हैं यूनिवर्सल सरफेस के, तब भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा कैलकुलेट द आरपीएम ऑफ हाई स्पीड ड्रिल दैट हैज कटिंग स्पीड 30 मीटर पर मिनट एंड डायमीटर 24 मिलीमीटर। तो इसमें आरपीएम निकालने के लिए बोला। सेम आपको एलपीएससी का एग्जाम जब अभी हुआ है उसका भी पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, कटिंग स्पीड का फॉर्मूला आप याद रखिए, ओनली पाई डी एन अपन 1000। इसमें आपको आरपीएम निकालना, रिवोल्यूशन पर मिनट, ये एन आपका आरपीएम को इंडिकेट करता है। एन बराबर आपका हो जाएगा सी एस कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू डी। तो कटिंग स्पीड आपका 30 दिया है, 30 दिया है, ठीक है। नीचे आपका 24 डायमीटर और पाई का 3.14 कर लीजिए। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 398 आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने करके भी देखा है, तो यही आपका आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप सिर्फ इसको याद रखिएगा, बाकी अगर आपका डी का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तब भी आप निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए इस इक्वेशन से आप लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिमिंग अलाउंस डिपेंड्स मेनली ऑन। रिमिंग अलाउंस मेनली किस पर निर्भर करते हैं? तो रिमिंग अलाउंस क्या है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि रिमिंग अलाउंस अगर मतलब आप समझते हैं तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप दे सकते हैं। देखिए एक वर्कपीस है, तो अगर रिम्ड होल का साइज आपको बोला गया है 20 मिलीमीटर आपको बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करके लगभग हम जस्ट एग्जाम्पल ही दे रहे हैं 19.75 मिलीमीटर का होल बना लेते हैं। ओके, तो और कितना मिलीमीटर अगर हम मटेरियल निकाल लेते हैं तो फिनिश्ड होल का साइज 20 मिलीमीटर हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर, ठीक है। तो देखिए रिमिंग अलाउंस क्या है, एक ही मतलब लाइन में अगर बोला जाए तो ड्रिलिंग करने के बाद होल में जितना मटेरियल रिमिंग के लिए छोड़ा जाता है उसी को ही रिमिंग अलाउंस कहते हैं। ड्रिलिंग करने के बाद होल में जितना मटेरियल रिमिंग करने के लिए छोड़ा जाता है उसी को ही रिमिंग अलाउंस कहते हैं। तो ड्रिलिंग करने के बाद ड्रिल होल का साइज इतना हो गया, तो और होल में कितना मटेरियल बचा है 0.25 मिलीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा रिमिंग अलाउंस, क्योंकि रिमर चलाने के लिए सिर्फ इतना ही मटेरियल आपका बचे हैं, और फिर रिमर चला के इतना मटेरियल को हटा के आप 20 मिलीमीटर का रिम्ड होल बना सकते हैं, ठीक है। तो रिमिंग अलाउंस आपको समझ आ गया है कि रिमर चलाने के लिए जितना मटेरियल आपको रखा जाता है, आपके लिए रखा जाता है, वही हो जाता है रिमिंग अलाउंस। तो रिमिंग अलाउंस किस पे डिपेंड करता है, वर्कपीस मटेरियल हार्डनेस या वर्क मटेरियल हार्डनेस एंड होल साइज। बिल्कुल, देखो अगर वर्कपीस ज्यादा हार्ड है तो हम लोग ज्यादा अब रिमिंग अलाउंस छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रिमर से थोड़ा बहुत हल्का मटेरियल काट के होल को फिनिशिंग किया जाता है, थोड़ा बहुत कटते होल का फिनिशिंग किया जाता है। अगर वर्कपीस मटेरियल ज्यादा हार्ड है तो उसमें हम लोग काहे ज्यादा मटेरियल रिमिंग अलाउंस के लिए छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और होल साइज भी क्या है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर बड़ा होल साइज है तो हम लोग ज्यादा मटेरियल रिमिंग अलाउंस के लिए छोड़ेंगे नहीं। तो रिमिंग अलाउंस मेनली किस पर डिपेंड करते हैं, वर्कपीस हार्डनेस के ऊपर या वर्क मटेरियल हार्डनेस के ऊपर और होल साइज के ऊपर। अगर ज्यादा हार्ड है तो हम लोग ज्यादा मटेरियल रिमिंग अलाउंस के लिए नहीं छोड़ेंगे, और बड़ा भी होल है तो उसके लिए भी हम लोग ज्यादा रिमिंग अलाउंस नहीं छोड़ेंगे रिमर चलाने के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द पार्ट ऑफ ए बेंच ग्राइंडर दैट सपोर्ट्स द वर्कपीस ड्यूरिंग ग्राइंडिंग इज कॉल्ड। तो देखो इसमें बोल रहा है बेंच ग्राइंडर, इसे बेंच पर फिट किया जाता है इस ग्राइंडिंग मशीन को। ओके, तो बेंच ग्राइंडर का वो कौन सा पार्ट है जो पार्ट वर्कपीस को ग्राइंडिंग करते दौरान सपोर्ट देता है। तो ग्राइंडिंग करते दौरान वर्कपीस को सपोर्ट देने के लिए बेंच ग्राइंडर का कौन सा पार्ट उपयोग किया जाता है, क्या काम में आता है, टूल रेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ओके, तो जब हम लोग बेंच ग्राइंडर में ग्राइंडिंग करते हैं तो वर्कपीस को टूल रेस्ट के ऊपर रख के हम लोग ग्राइंडिंग इस तरह से करते हैं, इस तरह से हम लोग करते हैं टूल रेस्ट के ऊपर रख के। ओके,
देखिए पेपर के अगर लेवल पूछा जाए तो इजी टू मॉडरेट है, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा है, लेकिन आप आंसर सब जानते हैं एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। द एसेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय स्निप्स इज, तो स्निप्स से हम लोग कौन से प्रयोजनीय या बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो कटिंग शीट मेटल। आप जानते ही है शीट मेटल का थिकनेस अगर 1.2 मिलीमीटर तक होता है तो हम लोग स्निप से काटते हैं। एक आपका होता है स्ट्रेट स्निप और दूसरा होता है बेंट स्निप। स्ट्रेट स्निप से हम लोग एक्सटर्नल कटिंग करते हैं, सॉरी स्ट्रेट कटिंग करते हैं, और एक्सटर्नल कर्व सरफेस में भी हम लोग कटिंग कर सकते हैं। और बेंट स्निप से हम लोग सर्कुलर कटिंग कर सकते हैं, जैसे चाहिए हम लोग सर्कुलर कटिंग कर सकते हैं। ओके, अगर शीट मेटल की थिकनेस 1.2 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाए तो तब हमें सीआर का यूज करना होता है। ओके, ऑड लेग कैलिपर गिव मेजरमेंट बाय, ऑड लेग कैलिपर मेजरमेंट किसके द्वारा देते हैं? ट्रांसफरिंग साइज टू ए स्टैंडर्ड स्केल। तो जो भी साइज होता है ना, देखो ऑड लेग कैलिपर एक डिवाइडर पॉइंट होता है, एक आपका ऐसे बेंट लेग होता है, ठीक है, एक लेग डिवाइडर के जैसा होता है और एक लेग आपका बेंट होता है। तो जो भी साइज होता है, इस साइज को अगर मापना है तो इसको ट्रांसफर करके कहाँ लेके जाना है? स्टैंडर्ड स्केल जहाँ है उधर आपको लेके आना है, तो तभी आपको पता चल जाएगा इसका साइज कितना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच काइंड ऑफ स्टील इज ऑफन सब्जेक्टेड टू केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग किस प्रकार के स्टील के ऊपर किया जाता है? तो देखिए, जिस स्टील के ऊपर डायरेक्ट हार्डनिंग नहीं किया जा सकता है उसी स्टील के ऊपर हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। जैसे आपका लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील, ठीक है, इसका कार्बन की मात्रा होता है 0.15 से 0.3% तक की। इसमें कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इस पे हम लोग डायरेक्ट हार्डनिंग प्रोसेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका कार्बन परसेंटेज कम होता है। इसीलिए देखिए, ये वर्कपीस आपका सॉफ्ट होगा, जो भी माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील का वर्कपीस होगा ये आपका सॉफ्ट होगा, तो इससे कोई भी हम लोग अच्छी चीज नहीं बना पाएंगे, इसको कहीं अच्छे जगह में यूज भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपका कार्बन परसेंटेज कम होने का कारण नरम होता है। तो तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। केस हार्डनिंग हम लोग क्या करते हैं? जो भी इसके आउटर सरफेस होता है ना, केस मतलब आउटर सरफेस, तो आउटर सरफेस को हम लोग हार्डन बना देते हैं, कठोर बनाते हैं, और अंदर का सरफेस जैसा था वैसे ही रह जाता है। तो हमें सिर्फ बाहर दिखाना है मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं, अंदर जो भी डरपोक को कोई दिक्कत नहीं है। जब भी बाहर निकालना दिखाना है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं, या ऐसे मतलब थोड़ा सा आपको दिखाना है बाहर से, लेकिन अंदर से जो भी आप डरपोक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें भी आपको दिखाना है बाहर से आप हार्ड है, अंदर में आप जैसे सॉफ्ट वैसे रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। केस हार्डनिंग के दो प्रोसेस होते हैं। पहले आपका होता है कार्बोडाइजिंग, पहले हम लोग इसके आउटर सरफेस में कार्बन एनरिच करते हैं, कार्बन हम लोग ऐड करते हैं। ओके, और कार्बन जब भी ऐड होगा, इसमें कार्बन 0.15% रहता है, कार्बन ऐड करके 0.9% तक हम लोग जब कर लेंगे, इसके बाद हम लोग हीट ट्रीटमेंट करके हम लोग क्या करेंगे? कार्बन ऐड हो गया, इसके बाद अगर हीट ट्रीटमेंट कर देंगे तो उसका आउटर सरफेस हार्ड हो जाएगा क्योंकि आउटर सरफेस में सिर्फ कार्बन है, अंदर का जैसा सरफेस नरम है वैसे ही आपका रह जाएगा। तो कोर पोर्शन आपका क्या रहेगा? इसमें कोर पोर्शन सॉफ्ट एंड टफ रह ही जाता है। क्लियर हो गया है? तो ये आपका केस हार्डनिंग प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ए स्नैप गेज। स्नैप गेज का मेन फीचर क्या होता है? स्नैप गेज आपका सी शेप का होता है, ऐसे सी शेप का होता है। स्नैप गेज का मेन फीचर होता है इट अलाउज क्विक इंस्पेक्शन इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्विक इंस्पेक्शन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। हालांकि इससे हम लोग एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक करते हैं, तो यही आपको बोलना है। बाकी ऑप्शन चेक कर लीजिए। इट कैन मेजर बोथ लेंथ एंड डेप्थ ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की लंबाई गहराई मापने के लिए तो इसका यूज नहीं करते। इट कैन मेजर इंटरनल डायमेंशन एक्यूरेटली। इंटरनल डायमेंशन को स्नैप गेज मेजर नहीं करते। एक्सटर्नल डायमेंशन को स्नैप गेज चेक करते, मेजर कभी नहीं करते क्योंकि गेज हमेशा चेक करेगा। इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल रीडिंग ऑफ साइज। तो ये हमेशा कंटिन्यूअसली न्यूमेरिकल साइज आपको प्रोवाइड करते रहता है, ऐसा तो नहीं है। स्नैप गेज आपका एक गेज है, इससे हम लोग क्या करते हैं? किसी भी शेफ्ट है तो उसके जो भी एक्सटर्नल फीचर होगा, एक्सटर्नल डायमेंशन होगा, उसके चेक करने के लिए हम लोग स्नैप गेज का यूज करते हैं। इसका शेप होता है सी से। ऑप्शन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which of the following correctly defines the welding thermal efficiency in arc welding? आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग थर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग डिवाइड बाय टोटल हीट सप्लाइड बाय आर्क। तो आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग थर्मल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि मेटल को पिघलाने के लिए कितना हीट का जरूरत पड़ा डिवाइड बाय आर्क से हम लोग टोटल कितना हीट जेनरेट किया या कितना हीट प्रोवाइड किया। ओके, तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं वेल्डिंग थर्मल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग टू टोटल हीट सप्लाइड बाय एन आर्क। ओके, तो देखिए इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ हीट यूज्ड फॉर मेल्टिंग। तो रेशियो किसका किसका रेशियो है कि मेटल को पिघलाने के लिए कितना हीट यूज हुआ है। ओके, और डिवाइड बाय टोटल हीट जनरेटेड बाय आर्क, और आर्क से टोटल कितना हीट जनरेट हुआ या कितना हीट वो सप्लाई किया, इन दोनों का रेशियो पे हम लोग वेल्डिंग थर्मल एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमेशा के लिए आपको याद रखना है क्योंकि इससे आपको कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, which of the following natural abrasive is used in grinding wheel? ग्राइंडिंग व्हील में दो तरह का एब्रेसिव मेनली यूज्ड होता है, एक आपका है आर्टिफिशियल एब्रेसिव और दूसरा है आपका नेचुरल एब्रेसिव। तो इसमें नेचुरल एब्रेसिव पूछा है तो कोरेंडम आपका राइट आंसर हो जाएगा, और एक होता है डायमंड। ओके, और बाकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, CBN, क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, ये सब आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। ठीक है, कभी कभी देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाता था हार्डेस्ट मटेरियल इज, सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो डायमंड आप राइट आंसर करते हैं। अगर आपको पूछा जाए द सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल इज, या आपको अगर ऑप्शन में ऐसा पूछा गया कि हार्डेस्ट मटेरियल which of the following, सॉरी ऐसा अगर आपको पूछा जाए which in between the option which is the hardest material, ऑप्शन में से कौन सा हार्डेस्ट मटेरियल है, तो तब आपका CBN राइट आंसर हो जाएगा। CBN मतलब क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, तो डायमंड के बाद CBN सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। ओके, तो सेकेंड हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, CBN से क्वेश्चन पूछा है इसरो में, इसलिए मैंने बता दिया। इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलोइंग लुब्रिकेशन शेड्यूल इज मेनली इंटेंडेड टू। ठीक है, तो देखो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि ब्रेकडाउन होने से पहले या मशीन को ब्रेकडाउन होने से रोकने के लिए पहले से जब हम लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं, इसी के हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो लुब्रिकेशन शेड्यूल किस लिए किया जाता है, कहीं देखिएगा आप ऐसे सर्किल बना देते हैं, कहीं ट्रायंगल बना देते हैं, कहीं आप स्क्वायर बना देते हैं, कहीं आप हेक्सागोनल बना देते हैं। ये हम लोग क्यों करते हैं, तो ये लुब्रिकेशन शेड्यूल किया जाता है टू रिड्यूस wear and keep the assemblies running smoothly for the manual। तो देखिए लुब्रिकेशन शेड्यूल अगर हम लोग टाइम टू टाइम करते हैं, कहीं अगर आपका सर्किल दिखा रहा है तो ये आपको डेली करना है, कहीं ट्रायंगल दिखा रहा है तो ये आपका वीकली करना है। तो इस तरह से तो इस शेड्यूल से क्या होगा, हम लोग टाइम टू टाइम उसे लुब्रिकेशन करेंगे, और लुब्रिकेशन करेंगे उसमें फ्रिक्शन आपका कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो मशीन उतना ही स्मूथली आपका चलेगा। ओके, यही बोला कि इसमें टूटना फूटना आपका कम होगा और जो भी असेंबलीज है वो स्मूथली आपका परफॉर्म होगा, काम करेगा। मशीन जब आपका परफेक्ट काम करेगा, पीक कंडीशन में रहेगा तो प्रोडक्शन भी हमारा ज़्यादा होगा। देखिए अभी किसी भी एग्जाम में
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या मेंटेनेंस टॉपिक। मेंटेनेंस टॉपिक को बहुत अच्छा से आपको पढ़ कर जाना पड़ेगा। द प्राइमरी यूज ऑफ ए साइन बार इज, साइन बार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेजर और सेट एंगल्स एक्यूरेटली, एक्सटर्नल टेपर एंगल को मापना साइन बार का मेन काम होता है। कितने एक्यूरेसी में? 1 मिनट की एक्यूरेसी में किसी भी एक्सटर्नल टेपर या एक्सटर्नल एंगल को मापने के लिए साइन बार का यूज किया जाता है। इसके लिए स्लिप गेज का भी सहायता लेना होता है। और साइन बार किसका भूमिका पालन करता है? हाइपोटेनस और स्लिप गेज पालन करता है हाइट या परपेंडिकुलर के हिसाब से स्लिप गेज काम करता है। ओके, साइन बार किससे बने होते हैं? स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील से बने होते हैं। और इसका डिस्टेंस साइज कैसे लिया जाता है? इसका साइज कैसे लिया जाता है? इसके जो 2 रोलर होता है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 रोलर, इससे साइन बार का साइज लिया जाता है। ओके, और साइन बार 45 डिग्री एंगल तक करेक्टली 1 मिनट के एक्यूरेसी में एंगल मेजरमेंट करता है। ओके, तो 45 डिग्री एंगल तक साइन बार 1 मिनट के एक्यूरेसी में परफेक्टली एंगल को मापते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, इन रिमिंग द फीड रेट इज यूजुअली, रिमिंग में फीड रेट कैसा होता है? देखिए, इसने गलत किया है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि रिमिंग में फीड रेट कम दिया जाता है। रिमिंग में अगर हम लोग फीड रेट कम देंगे तो जो आपके रिम्ड होल के सरफेस होगा वो स्क्रैच मार्क से भर जाएगा। रिमिंग करने के लिए रिमिंग अलाउंस प्रॉपर्ली रहना चाहिए, यानी कि रिमिंग करने के लिए होल में सफिशिएंट मटेरियल रहना चाहिए। अगर बहुत कम मटेरियल रहेगा तो उसको जब थोड़ा सा ही कटेगा ना, तो कटने के बाद क्या होगा? बाकी जो होल के सरफेस उसमें स्क्रैच मार्क्स, पैचेस लाएगा, इसीलिए वो आपका रिम्ड फिनिश्ड होल नहीं होगा। रिमिंग करने के बाद भी फिनिश्ड होल नहीं होगा, उसके स्क्रैच मार्क्स आएगा। इसीलिए देखिए, रिमिंग जब हम लोग करते हैं इसका फीड रेट ड्रिलिंग फीड से भी ज्यादा होता है। ड्रिलिंग में अगर हम चाहे फीड दे भी सकता है, बिना मतलब कि ड्रिल को हम लोग वैसे ही उसी जगह में रख के चला भी सकते हैं। सोचो, ऐसे ड्रिल वर्कपीस है, इतने तक आपका ड्रिल आ गया है, इसके बाद अगर हम लोग चाहे तो ड्रिल को फीड दे भी सकते हैं, इस तरह से फीड दे भी सकते हैं, अगर उसी जगह में हम लोग रख के ड्रिल वैसे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिमिंग के लिए अगर फीड रेट कम हो जाएगा, अलाउंस अगर रिमिंग के लिए कम है, यानी कि मटेरियल अगर होल में कम है, तो उसमें क्या होगा? रिम्ड होल में आपका पैचेस मार्क्स आ जाएगा, स्क्रैच मार्क्स आपका आ जाएगा। इसीलिए रिमिंग जब हम लोग करते हैं तो फीड रेट हमेशा ड्रिलिंग फीड से भी ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 2 से 3 टाइम्स ज्यादा होता है, 2 से 3 टाइम्स ज्यादा होता है। ये चीज आपको याद रखना है। ड्रिलिंग करते टाइम हम लोग अगर चाहे तो फीड दे भी सकते हैं, बिना मतलब के होल में वैसे हम लोग घुमा सकते हैं, लेकिन रिमार्क वैसे बिना मतलब का अगर हम लोग घुमाते रहे ना होल में, तो स्क्रैच मार्क्स लाएगा। रिमार्क घूमेगा मतलब मटेरियल आपका कटते रहेगा, बिना मतलब के आपका रिमार्क नहीं घूमेगा, तो मटेरियल कटेगा तभी ठीक है, अदरवाइज मटेरियल नहीं करेगा तो वर्कपीस के सरफेस में आपका मार्क्स छूट जाएगा। ओके, इसीलिए आपको याद रखना है कि रिमिंग करते टाइम रिमार्क का फीड रेट ड्रिलिंग फीड रेट से ज्यादा होता है। कितने टाइम ज्यादा? तो 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। ये भी आप याद रखिए, सभी स्टूडेंट्स ने इसने मिस्टेक किया है। जनरली अगर ऑप्शन में लेसर देन ड्रिलिंग फीड होता तो सबने लेसर देन ड्रिलिंग फीड रखता, क्योंकि ये देखा कि इक्वल टू ड्रिलिंग फीड तो नहीं होगा, वेरिएबल फीड तो आपका साथ वेरिएबल फीड होगा नहीं। इसमें अगर आपका लेसर देन ड्रिलिंग फीड होता तो उसमें आप लोग राइट आंसर करते, ये भी राइट आंसर करते, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिया है, तो इस पे आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना है। In a micrometer depth gauge, the advancement of an extension rod for one full turn of the thimble is, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि माइक्रोमीटर डेप्थ गेज, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। थिम्बल में कितना डिवीजन होता है? 50 डिवीजन होता है। इसका बैरल में पिच कितना होता है? 0.5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर डेप्थ गेज के जब हम लोग थिम्बल को एक रोटेशन घुमाते हैं, यानी कि 50 डिवीजन जब टोटल घूम लेता है, तो एक्सटेंशन ऑफ कितना आगे बढ़ेगा? जितना पिच है उतना आगे बढ़ेगा। तो 0.5 मिलीमीटर इसका पिच है, तो इतना आगे बढ़ेगा। तो जो भी मैंने बता दिया, लिस्ट काउंट एक थिम्बल में 50 डिवीजन होता है, बैरल में एक पिच होता है, और एक्सटेंशन रॉड भी थिम्बल के एक रोटेशन होने पर 0.5 मिलीमीटर ही आगे बढ़ेगा। ओके, next question number 22, which of the following is a marking medium used in
वर्कशॉप में कौन सा मार्किंग मीडिया जनरली यूज किया जाता है, तो वर्कशॉप पर्पज में हम लोग नॉर्मली व्हाइट वॉश का यूज करते हैं, चॉक पाउडर का यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी राफ वर्कपीस या कास्टिंग वर्कपीस होता है उस पर अगर मार्किंग मीडिया लगाना है तो व्हाइट वॉश या चॉक पाउडर ही काफी है। इसके लिए हम लोग ना सेल्यूलोज लेकर यूज करेंगे, ना हम लोग प्रूसियन ब्लू, ना हम लोग कॉपर सल्फेट यूज करेंगे। वर्कशॉप पर्पज के लिए हम लोग व्हाइट वॉश यूज करेंगे या चॉक पाउडर। ये फिलर गेज इज यूज टू मेजर, फिलर गेज किस लिए यूज होता है, क्लियरेंस मेजर करता है। ओके, दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में जो भी गैप होता है उसको मापने के लिए क्लियरेंस गेज फिलर गेज का हम लोग यूज करते हैं। इसका ब्लेड का लंबाई कितना होता है, 100 मिलीमीटर का ब्लेड का लंबाई होते हैं। ओके, और इसे हम लोग क्लियरेंस गेज नहीं कहते, एक क्लियरेंस चेक करता है लेकिन इसे हम लोग थिकनेस गेज कहते हैं। तो फिलर गेज का दूसरा नाम है थिकनेस गेज। 24 नंबर क्वेश्चन, द पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन ए डिजिटल वर्नियर कैलिपर बट नॉट प्रेजेंट इन सिंपल वर्नियर कैलिपर इज। तो वो कौन सा ऐसा पार्ट जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर में रहता है लेकिन सिंपल वर्नियर कैलिपर में नहीं रहता है। तो देखो, लॉकिंग स्क्रू भी रहता है दोनों वर्नियर कैलिपर में, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड भी रहता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल जॉ भी रहता है, लेकिन जीरो सेटिंग बटन नहीं रहता है। तो जीरो सेटिंग बटन किस में रहता है, डिजिटल वर्नियर कैलिपर में रहता है, लेकिन सिंपल वर्नियर कैलिपर में नहीं होता। तो जितने भी बार हम लोग ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम डिजिटल वर्नियर कैलिपर को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, तो तब जीरो सेटिंग बटन को एक बार दबाना पड़ेगा और जीरो सेट आपको करना पड़ेगा। जितने भी बार हम लोग डिजिटल वर्नियर कैलिपर को ऑन करेंगे, जीरो सेटिंग बटन दबा के एक बार पहले जीरो सेट कर लेना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब चीज मैंने अपना कोर्स में बहुत अच्छा से हर एक चीज को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आपका नहीं रहेगा, क्योंकि माइक्रोमीटर के जितने भी टाइप्स है, वर्नियर कैलिपर के जितने भी टाइप्स है, आपका डेप्थ गेज, आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर, कॉम्पैरेटर, सब चीज कंप्लीट किया हुआ है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस हार्डनिंग मेथड डू नॉट रिक्वायर क्विंचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केस हार्डनिंग मेथड का क्विंचिंग का कोई जरूरत नहीं होता है। देखो, साइनाइडिंग, कार्बोडाइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग, सब में क्विंचिंग जरूरत होता है। इंडक्शन हार्डनिंग में भी क्विंचिंग नहीं, इंडक्शन हार्डनिंग में भी आपका क्विंचिंग का जरूरत होता है। ओके, लेकिन नाइट्राइडिंग में क्विंचिंग का जरूरत नहीं होता है। देखो, नाइट्राइडिंग 2 टाइप्स होता है। ऐसे हम लोग अगर बोलेंगे नाइट्राइडिंग में क्विंचिंग का जरूरत नहीं होता, ये आपका गलत है। एक आपका होता है गैस नाइट्राइडिंग और एक आपका होता है सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग। सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग, गैस नाइट्राइडिंग में क्विंचिंग का जरूरत नहीं होता, लेकिन सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग में क्विंचिंग का जरूरत होता है। वाटर में आपको क्विंच करना होता है और वर्कपीस को धोना भी होता है। ओके, देखिए नाइट्राइडिंग में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो आपका केस हार्डनिंग मेथड होता है उसमें हम लोग वर्कपीस के आउटर सरफेस को हार्ड करने के लिए कार्बन ऐड कर रहे हैं। कार्बन रहेगा तो वो आपका वर्कपीस सरफेस आपका हार्ड हो जाएगा। लेकिन नाइट्राइडिंग प्रोसेस में हम लोग वर्कपीस सरफेस को हार्ड करने के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं। नाइट्रोजन, ओके, तो नाइट्रोजन जब कोई भी गर्म लोहे के वर्कपीस के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा तो इसमें नाइट्राइट बना देगा, नाइट्राइट बना देगा। तो इसमें क्या होगा, ये नाइट्रेट आपके वर्कपीस सरफेस के ऊपर एक हार्ड लेयर बना देगा। नाइट्रेट बना के वर्कपीस सरफेस में आपका हार्ड लेयर बना देगा। ओके, तो नाइट्राइडिंग में हम लोग कार्बन यूज नहीं करते वर्कपीस सरफेस को हार्ड करने के लिए, इसमें हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। नाइट्रोजन जब गर्म लोहे के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ये नाइट्रेट हो जाता है और वर्कपीस के आउटर सरफेस में एक हार्ड लेयर बना देते हैं। ओके, गैस नाइट्राइडिंग में लगभग हमें 100 आवर्स तक 500 डिग्री टेम्परेचर में गर्म करना होता है। 500 डिग्री टेम्परेचर में 100 आवर्स तक वर्कपीस को गर्म करना होते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बैरल के अंदर वर्कपीस को रख के गर्म करते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 आवर्स तक, और पैक रखते हैं वो बॉक्स को। और उसमें हम लोग किस गैस का सप्लाई देते हैं, हम लोग एमोनिया गैस का सप्लाई देते हैं। एमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3। तो इसमें से एमोनिया गैस से नाइट्रोजन मिल जाता है, नाइट्रोजन और गर्म लोहा कॉम्बिनेशन होके उसमें नाइट्रेट आउटर सरफेस में बना देता है। और सॉल्ट बाथ नाइट्राइडिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल नाइट्राइडिंग सॉल्ट बाथ प्रिपेयर करते हैं, उसमें वर्कपीस को हम लोग डुबाते हैं। इसमें सॉल्ट बाथ जो आपका रहेगा उसमें टेम्परेचर रहेगा 520 से 570 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वर्कपीस को पहले से 400 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रीहीट करके तभी इसमें डुबाना होता है।
ओके, तो फिर ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल होता है और ये टाइम भी कम लगता है। इसके लिए गैस नाइट्रोजन के लिए 100 आवर्स लग जाता है, ये कई घंटा में 2-3 घंटा में आपका, हाँ आधा घंटा या मैक्सिमम 3 घंटा में आपका हो जाता है। फिर जब ये आपका हो जाएगा, इसके आउटर सरफेस में जब भी आपके हार्ड हो, मतलब ये आपका नाइट्रोजन बैठ जाएगा, नाइट्रोजन बैठने के बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग क्विंच कर देंगे और हम लोग इसे फिर धो के यूज करेंगे। तो देखो इन 4 ऑप्शन में से अगर आपको बोला जाए तो नाइट्राइडिंग में हम लोग मेनली बोलेंगे कि इसमें क्विंचिंग नहीं किया जाता, क्योंकि नाइट्राइडिंग का जो एक प्रोसेस होता है गैस नाइट्राइडिंग, उसमें हम लोग क्विंचिंग बिल्कुल भी नहीं करते। इसको हम लोग कैसे ठंडा करते हैं, 500 डिग्री सेंटीग्रेड से हम लोग इसे धीरे धीरे खुले हवा में, ओपन एयर में ठंडा करते हैं। ओके, इसीलिए 4 ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो नाइट्राइडिंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 26, द शॉर्ट एज फॉर्म्ड एट द एक्सट्रीम टिप ऑफ द ड्रिल ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लैंक्स इज कॉल्ड। ड्रिल के दोनों फ्लैंक जब इंटरसेक्ट करता है तो ड्रिल के एकदम एक्सट्रीम टिप पोर्शन में, या आप बोल सकते हैं पॉइंट पोर्शन में, एक शॉर्ट एज फॉर्म होता है, छोटा सा एज फॉर्म होता है। इस एज का क्या नाम है? देखो, ड्रिल का ऐसे 2 फ्लैंक जब इंटरसेक्ट करता है तो ड्रिल के एक्सट्रीम टिप पोर्शन में, या आप बोल सकते हो पॉइंट में, ऐसे शॉर्ट एज फॉर्म होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चीजेल एज। ऑप्शन में तो चीजेल एज है नहीं। रेक एंगल, लिप्स एज, डेड सेंटर, लिप क्लियरेंस। तो चीजेल एज का ही दूसरा नाम है डेड सेंटर। इसी को ही हम लोग डेड सेंटर के नाम में जानते हैं। एक फिगर मैं आपको दिखा देता हूं तो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। वेट, फिगर देखिए ड्रिल का इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इस भाग को हम लोग फ्लैंक कहते हैं। तो इस भाग को भी हम लोग फ्लैंक कहेंगे। ओके, तो 2 फ्लैंक जब इंटरसेक्ट करता है तो देखिए, एक आपका ए फ्लैंक, एक आपका दूसरा फ्लैंक जब इंटरसेक्ट करता है तो इन दोनों के बीच में एक शॉर्ट एज बनता है, छोटा सा एज बनता है। कहां पे? एकदम एक्सट्रीम टिप पोर्शन में, एकदम लास्ट में, जिसे हम पॉइंट कहते हैं। तो इस शॉर्ट एज का क्या नाम है? चीजल एज इसका नाम है। इसी को हम लोग डेड सेंटर के नाम में भी जानते हैं। अगर पॉइंट भी बोला जाए तब भी आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गया, चीजल एज और डेड सेंटर क्या है? क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द बेसिक क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग इज। तो आर्क वेल्डिंग यानी कि इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का डायमीटर किस बेसिस पर सिलेक्शन किया जाता है कि इलेक्ट्रोड का डायमीटर हमें 1.6 मिलीमीटर चाहिए या इलेक्ट्रोड का डायमीटर 3.2 मिलीमीटर चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोड का डायमीटर किस बेसिस पर सिलेक्शन किया जाता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा थिकनेस ऑफ द मटेरियल। किस मटेरियल को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं उसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अगर थिकनेस ज्यादा है तो इलेक्ट्रोड डायमीटर भी आपको ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर थिकनेस कम है तो इलेक्ट्रोड के डायमीटर आपका कम डायमीटर वाला आपको लेना पड़ेगा। ओके, तो देखिए ऐसे आपको याद रखना, बेसिक क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड डायमीटर को सिलेक्शन करने का कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या क्या? थिकनेस ऑफ द मेटेरियल, मेटल का थिकनेस का ऊपर डिपेंड करता है जिस मेटल का हम लोग ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। फिर दूसरा है आपका एज प्रिपरेशन ऑफ द ज्वाइंट, एज प्रिपरेशन ऑफ द ज्वाइंट। तीसरा वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग पोजीशन आपका क्या है, उस पर भी इलेक्ट्रोड डायमीटर का साइज डिपेंड करता है। और फोर्थ वेल्डर स्किल, जो वेल्डिंग कर रहा है उसे वेल्डर कहते हैं, उसका स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो देखो आर्क वेल्डिंग करते टाइम इलेक्ट्रोड का डायमीटर क्या होगा वो इन 4 चीज़ पे डिपेंड करता है। पहला आपका जो भी मटेरियल को आप जोड़ने जा रहे हो उसका थिकनेस का ऊपर। सेकेंड कि उसमें जो आप मटेरियल को जोड़ने जा रहे हैं उसमें एज प्रिपरेशन किस तरह का है। थर्ड आपका वेल्डिंग पोजीशन कैसा आपका ओवरहेड है या हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग है, आपको
वर्टिकल वेल्डिंग, तो ये आपका वेल्डिंग पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड का डायमीटर और वेल्डर स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इन चारों चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रोड का डायमीटर डिपेंड करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द ड्रिलिंग मशीन यूज्ड व्हेन वर्क इज टू बी मूव्ड फ्रॉम स्पिंडल टू स्पिंडल फॉर सक्सेसिव ऑपरेशन। तो वो कौन सा ऐसा ड्रिलिंग मशीन है जिसे हमें वर्कपीस को स्पिंडल टू स्पिंडल ऑपरेशन, वर्कपीस को स्पिंडल टू स्पिंडल हमें मूव करना पड़ेगा सक्सेसिव ऑपरेशन करने के लिए। सक्सेसिव मतलब पहले आप सोचिए, पहले आप ड्रिलिंग कर लिए, उसके बाद आपको करना है रिमिंग, उसके बाद आपको करना है काउंटर बोरिंग, उसके बाद आपको करना है काउंटर सिंकिंग, उसके बाद आपको करना है स्पॉट फेसिंग। तो ऐसे एक के बाद एक जब आपको सक्सेसिव ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए वर्कपीस को जब आप स्पिंडल टू स्पिंडल मूव करते हैं, हालांकि इसका वर्क टेबल एक ही होता है, तो वर्कपीस को इधर से आप खोल के फिर इधर जाके आप होल्ड करवाया, फिर रिमेंग हो जाएगा तो काउंटर बोरिंग से जो भी आपका स्पिंडल है उसके सामने वर्कपीस को लेना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कौन सा मशीन में होता है जहाँ पे हम लोग वर्कपीस को स्पिंडल टू स्पिंडल मूव करके सक्सेसिव ऑपरेशन कर सकते हैं? गैंग ड्रिलिंग मशीन में होता है। गैंग ड्रिलिंग मशीन में 2 से 8 ड्रिलिंग मशीन आपके रहता है, तो इसमें ड्रिलिंग मशीन का झुंड होता है। तो 2 से 8 मशीन आपका मिनिमम दो मशीन और मैक्सिमम 8 मशीन गैंग ड्रिलिंग मशीन में हो सकता है। सबका अलग अलग मोटर रहता है, जब आपको चलाना होगा आप अलग से चला सकते हैं, ठीक है। और वर्क टेबल आप एक ही होता है, वर्कपीस को सिर्फ एक जगह से खोल के दूसरा जगह में आपको बांधना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हैंड रिमर्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। हैंड रिमर साधारणतः किस लिए यूज किया जाता है? फिनिशिंग ड्रिल होल्स मैनुअली। तो देखो हैंड रिमर को घुमाने के लिए हमें टैप रेंज चाहिए, ठीक है, और टैप रेंज को घुमाने के लिए हाथ का पावर ही चाहिए, हाथ से हम लोग टैप रेंज को घुमाते हैं। तो जब किसी भी ड्रिल किया गया होल को मैनुअली यानी कि हाथ से फिनिश करना पड़ेगा, तब हम लोग हैंड रिमर यूज करेंगे। ओके, हैंड रिमर का टैंक पोर्शन कैसा होता है? स्क्वायर होता है, और इसके लॉन्ग टैपर लीड होता है, जिससे कि जब एक लॉन्ग टैपर लीड वर्कपीस के अंदर जाए तो रिमर को कॉन्सेंट्रिक रखते हैं और अलाइनमेंट करने में बहुत मदद करता है। 30 नंबर क्वेश्चन, इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हाउ इज द क्वांटिटी ऑफ गैस्केट एस्टिमेटेड। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में गैस्केट का परिमाप कैसे एस्टिमेट किया जा सकता है? तो देखो, बेस्ड ऑन द नंबर एंड साइज ऑफ जॉइंट इन द मशीनरी। तो किसी भी मशीनरी में देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ जॉइंट है और जॉइंट का साइज क्या है, तो इस पे हमें गैस्केट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो देखिए बाकी अगर देखिएगा, बाय प्रेफरिंग टू प्रीवियस मेंटेनेंस रिकॉर्ड ऑफ पार्ट रिप्लेसमेंट, आप जो पहले जब रिप्लेस किए थे उसका प्रीवियस रिकॉर्ड सबको देखना पड़ेगा कितना गैस्केट आपका लगा था। तो इसके लिए आपको सब ढूंढना पड़ेगा कि कैसे आप मेंटेनेंस किए थे, क्या कितना यूज किए थे। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब करते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है, आपको देखना पड़ेगा जिस भी मशीनरी पे आप काम कर रहे हैं तो उसमें जॉइंट कितने नंबर ऑफ जॉइंट है और जॉइंट का साइज क्या क्या, उससे हम लोग गैस्केट एस्टिमेट कर सकते हैं, इतने गैस्केट हमें लग सकता है, ठीक है। तो बार बार प्रीवियस वो चीज़ आपको कॉपी निकाल के रिकॉर्ड निकाल के आपको देखने का जरूरत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड शेप ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का शेप क्या होता है? मोस्ट कॉमनली शेप होता है रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है स्लिप गेज का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? 32 × 9 मिलीमीटर इसका क्रॉस सेक्शन होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो 32 × 9 आपको पता ही चल रहा है, लेंथ आपका क्या होगा 32 और ब्रेथ आपका क्या होगा 9, तो आपका आयताकार शेप का ही होगा। ओके, इसका क्रॉस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, DMRC का पेपर में और ALP का 2-3 बार ALP का पेपर में शिफ्ट में अलग अलग शिफ्ट में पूछा इन्हीं क्वेश्चन को। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, देखो ऑक्सीजन का हमेशा यूज किया जाता है सपोर्टर ऑफ कंबशन। जब हम लोग दहन करते हैं तो उसको सहारा देने के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है। जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन गैस वेल्डिंग होता है, ऑक्सी कोल, ऑक्सी पेट्रोलियम। तो ऑक्सीजन हमेशा जलने के लिए सहायता करते हैं, तो इसमें फ्यूल क्या रहता है? एसिटिलीन आपका फ्यूल रहता है। ओके, तो ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग का फ्लेम टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 3200 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप याद रखिए।
ओके, सब बता दे रहा हूँ आपको। और जनरली हम लोग नॉर्मली जो भी फेरस नॉन फेरस मेटल का ऑयलिंग करते हैं, काटिंग, गोगिंग, ये सब चीज़ हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस ऑयलिंग से करते हैं। तो इसके बारे में कौन सा कथन इसमें सही है? ऑक्सी एसिटिलीन गैस ऑयलिंग टॉर्च टिप हैज सेपरेट होल फॉर ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन गैस ऑयलिंग जब हम लोग करते हैं तो वेल्डिंग ब्लो पाइप में ऑक्सीजन निकालने के लिए अलग होल होता है, एसिटिलीन निकालने के लिए अलग होल होता है। तो ये बिल्कुल गलत है। देखो, वेल्डिंग ब्लो पाइप का एक ही होल होता है और उसी से हमारा फ्लेम निकालता है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम निकालता है, एसिटिलीन फ्लेम निकालते हैं, एसिटिलीन फ्लेम निकालते हैं। ओके, अगर हमें न्यूट्रल फ्लेम निकालना है तब भी हम लोग इन एक ही होल से निकालते हैं। मिक्सिंग चेंबर में हम लोग अलग अलग तरह से मिक्स करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वेल्डिंग ब्लो पाइप का जो टॉर्च होते हैं उसमें नोजल में सिर्फ एक ही होल होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को निकालने के लिए। ओके, तो ये आपका गलत दिया है, ऑक्सीजन के लिए अलग होल और एसिटिलीन के लिए गलत है। गैस वेल्डिंग एम्प्लॉयज एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन गैस। तो हाँ, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का जरूरत होता है, ये सही है। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन आर केप्ट सेपरेट इन डिफरेंट सिलेंडर। बिल्कुल, ऑक्सीजन और एसिटिलीन को दोनों अलग अलग सिलेंडर में रखा जाता है, लेकिन हमें फ्लेम का हिसाब से मिक्सिंग चेंबर में मिक्सिंग करना होता है। ओके, अगर न्यूट्रल फ्लेम चाहिए दोनों को इक्वल रखेंगे, ऑक्सीजन एसिटिलीन। अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम चाहिए तो ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा रखेंगे। अगर कार्बोनाइजिंग फ्लेम ज़्यादा चाहिए तो हम लोग एसिटिलीन गैस ज़्यादा डालेंगे। ओके, तो देखिए जो आपका स्टेटमेंट 2 और 3 है, एक आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली फाउंड इन फिटर्स हैंडबुक। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन साधारणतः फिटर हैंडबुक में नहीं है? स्टैंडर्ड थ्रेड डाटा। देखो, स्टैंडर्ड थ्रेड डाटा तो बिल्कुल फिटर के हैंडबुक में रहता है। अलाउंस एंड टॉलरेंसेस, ये सब कुछ फिटर के हैंडबुक में रहता है। मटेरियल के प्रॉपर्टी, ये भी फिटर के हैंडबुक में रहता है। लेकिन कलर कोड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर के कलर कोड फिटर के हैंडबुक में नहीं रहता, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायर का कलर कोड किसके बुक में रहेगा? इलेक्ट्रिशियन के हैंडबुक में रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ने भी सही किया है। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखो, इस सब क्वेश्चन में अगर आप गलत करोगे, अगर आप बोलोगे ये नहीं पढ़ाया है, तो इसमें थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि इतना सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी इसको मीनिंग समझते, इसका राइट आंसर आप कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ओवरऑलिंग मशीनरी एट शेड्यूल इंटरवल। तो देखो, शेड्यूल इंटरवल के बाद, यानी कि कुछ निश्चित टाइम के बाद मशीन के ओवरऑलिंग हम लोग करते हैं, तो इसका पीछे क्या कारण होता है या हम लोग क्यों करते हैं ओवरऑलिंग? टू रिस्टोर द मशीन टू इट्स ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन एंड रिलायबिलिटी। तो देखो, मशीन को उसके ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए और मशीन को बिल्कुल सही सलामत रखने के लिए हम लोग कुछ टाइम के गैप में, इंटरवल में मशीन के ओवरऑलिंग करते हैं। ओवरऑलिंग क्या है? ओवरऑलिंग ऑफ मशीन, मतलब सोचो किसी लेड मशीन का ओवरऑलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इंस्पेक्शन कर लिए कि कहाँ क्या फॉल्ट है। ओके, फिर मशीन के हर एक पार्ट्स को हम लोग खोलेंगे। फिर जहाँ पे ज़रूरत होगा उसे हम लोग ग्रीस देंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगा उसे हम लोग लुब्रिकेशन देंगे। जिस पार्ट को रिप्लेसमेंट करने का जरूरत होगा रिप्लेसमेंट करेंगे। जैसे भी जहाँ मेंटेनेंस करने का जरूरत होगा करेंगे। करने के बाद पूरा उसको हम लोग फिर असेंबल करेंगे और फिर हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारा होता है ओवरऑलिंग। तो इसमें हम लोग पूरा चीज़ कर लेते हैं। तो एकदम जैसे मेंटेनेंस करते हैं ना, जैसे आप लोग सर्विस सेंटर में जाके नया बाइक को लेके आप सर्विसिंग करवा के लाते हैं, तो यही मशीन का सर्विसिंग नहीं होता, इसको हम लोग कहते हैं ओवरऑलिंग ऑफ मशीन। बाइक का सर्विसिंग करते हैं और मशीन का ओवरऑलिंग, मतलब सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये आपके ओरिजिनल वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए और मशीन को एकदम परफेक्ट कंडीशन में हमेशा चलाने के लिए कुछ शेड्यूल टाइम के बाद या कुछ टाइम गैप के बाद हम लोग मशीन का ओवरऑलिंग करते रहते हैं। नॉर्मलाइजिंग इज जनरली परफॉर्म्ड ऑन, नॉर्मलाइजिंग एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। तो जनरली हम लोग किस पे करते हैं? फेरस मेटल पे करते हैं। नॉर्मलाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं? जो भी मेटल के अंदर इंटरनल डिफेक्ट्स है उसको हम लोग निकालते हैं और उसके ग्रेन स्ट्रक्चर को फाइन बनाते हैं या रिफाइन करते हैं। देखो, कोई भी वर्कपीस को जब हम लोग फोर्जिंग करके, कास्टिंग करके
जब हम लोग बनाते हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन भरे होते हैं, उसका इंटरनल बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे किसी फोर्ज किया हुआ वर्कपीस या कास्टिंग किया हुआ वर्कपीस, तो उसको नॉर्मलाइजिंग अगर करना है तो नॉर्मलाइजिंग करने के पीछे क्या कारण है, उसके अंदर के जो भी इंटरनल डिफेक्ट्स है उसको हम लोग निकाल लेंगे और उसके ग्रेन स्ट्रक्चर जो इरेगुलर है उसको हम लोग डिफाइन करके फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो हम लोग फेरस मेटल पर नॉर्मलाइजिंग करते हैं और इसमें हम लोग स्टील एयर में वर्कपीस को ठंडा करते हैं। ओके, स्टील या रूम टेम्परेचर जो भी रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मलाइजिंग के लिए हम लोग किस तरह से ठंडा करते हैं, रूम टेम्परेचर या स्टील एयर। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। लुब्रिकेटिंग मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी एवरी 100 आवर्स ऑफ ऑपरेशन। ओके, देखो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब ब्रेकडाउन होने से पहले ही हम लोग मशीन को टाइम टू टाइम उसको हमेशा जो रख रखाव करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, इसी को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट ने भी सही लगाया है कि कोई भी मशीन वो 100 आवर्स चलने के बाद उसे लुब्रिकेटिंग करना पड़ेगा, उसमें लुब्रिकेशन डालना पड़ेगा। तो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एक अब क्या बोल सकते हैं अंदर ही आते हैं। ओके, बाकी देखिए रिप्लेसिंग ए मोटर आफ्टर इट फेल्स कंप्लीटली, जब मोटर पूरा काम करना बंद हो जाएगा फिर उसे रिप्लेस करो, ये तो आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में आ गया। पूरी बंद हो गया, मोटर खराब हो गया फिर रिप्लेस कर रहे हो, तो ये आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। रिप्लेसिंग डैमेज्ड वायर आफ्टर ए सिस्टम फेलियर होने के बाद डैमेज वायरिंग का रिप्लेस करो, ये सब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जब हो जाता है, दुर्घटना होता है या कोई भी देखो ऐसे प्रोडक्शन में लॉस होता है, उसके बाद जब हम मेंटेनेंस करते हैं वो आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इमरजेंसी रिपेयर ऑन ए ब्रोकन पंप ड्यूरिंग प्रोडक्शन के टाइम अगर पंप टूट जाता है तो उसका इमरजेंसी मेंटेनेंस करो, तो ये आपका क्या है, सब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में है। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोला तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग क्या करेंगे, मशीन 100 घंटे चलने के बाद उसको हम लोग लुब्रिकेशन करेंगे, तो ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन सेम ही है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इंडिकेट्स, ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर संरचना क्या इंडिकेट करता है। देखो ये इंडिकेट करता है कि एब्रेसिव ग्रेन के बीच की दूरी। ओके, स्ट्रक्चर इज द रेशियो of abrasive particles and bonds in the grinding wheel। तो किसी भी ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जैसे हमने बोल दिया कि एब्रेसिव ग्रेन की बीच की दूरी को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं, या ये स्ट्रक्चर यही इंडिकेट करता है। तो देखो स्ट्रक्चर ये होता है कि किसी भी ग्राइंडिंग व्हील में जितना एब्रेसिव पार्टिकल है और जितना बॉन्ड है उसका रेशियो होता है उसका स्ट्रक्चर। ओके, दो स्ट्रक्चर होता है, ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 to 8 होता है ओपन स्ट्रक्चर और 9 to 16 होता है ओपन स्ट्रक्चर। डेंस स्ट्रक्चर में होता क्या है, डेंस स्ट्रक्चर में इसमें एब्रेसिव पार्टिकल मोर होता है देन मोर, ठीक है। तो देखो डेंस में क्या होता है, जो आपके बॉन्ड है उसमें एब्रेसिव पार्टिकल जब ज्यादा होगा तो एब्रेसिव पार्टिकल की बीच की दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए देखो ये आपका डेंस स्ट्रक्चर में आ गया। और ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल लेस हो जाता है, तो जो आपके बॉन्ड है उसमें अगर एब्रेसिव पार्टिकल कम हो जाएगा तो एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, इसीलिए इसे ओपन स्ट्रक्चर कहते हैं। डेंस स्ट्रक्चर कहां पे यूज किया जाता है, डेंस स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील, जब किसी हार्ड
एंड ब्रिटल मटेरियल का आप ग्राइंडिंग करते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल का जब आप ग्राइंडिंग करते हैं तो तब हम लोग डेंस स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील यूज करेंगे। इसमें एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी कम है, मतलब इसमें ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव पार्टिकल आपके ज़्यादा रहेगा बॉन्ड की तुलना में। तो इसमें एब्रेसिव पार्टिकल जब ज़्यादा रहेगा इसमें काटेगा ज़्यादा, क्योंकि हार्ड मेटल को काटने के लिए एब्रेसिव पार्टिकल आपके ज़्यादा होना पड़ेगा। ओके, और ओपन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर में एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी कम होते हैं, इसीलिए एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए देखो ये सॉफ्ट मेटल को कटेगा, जितने कटेगा ये जितना गैप है ना एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मेटेरियल को कटेगा। सॉफ्ट मेटेरियल है, सॉफ्ट मेटेरियल को कटना आसान भी होता है। सॉफ्ट एंड टफ मेटेरियल को कटने के लिए हम लोग कौन से ग्राइंडिंग व्हील यूज करेंगे, ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील यूज करेंगे। तो पूरा क्लियर हो गया है जो भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखो ग्राइंडिंग व्हील का स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है कि एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी कितना है। ओपन स्ट्रक्चर बोल देगा मतलब इसमें एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में दूरी ज्यादा है, क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल इसमें कम है ग्राइंडिंग व्हील के बॉन्ड में। और डेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेंस स्ट्रक्चर में एब्रेसिव पार्टिकल ज्यादा रहता है बॉन्ड में, इसीलिए एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी कम है, इसीलिए ये हार्ड और ब्रिटल मेटेरियल को काटता है, क्योंकि हार्ड और ब्रिटल मेटेरियल को काटने के लिए ज्यादा एब्रेसिव पार्टिकल की जरूरत है, और सॉफ्ट मेटेरियल को काटने के लिए कम एब्रेसिव पार्टिकल रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इधर दो एब्रेसिव पार्टिकल के बीच में जितना गैप होगा उतना ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मेटेरियल को काट पाएगा, और उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मेटेरियल को काटने के लिए सॉफ्ट और टफ वर्कपीस होना पड़ेगा। ओके, अगर हम लोग अगर ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील को ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील को अगर हार्ड एंड ब्रिटल मेटल वर्कपीस ग्राइंडिंग करने के लिए यूज करते हैं ना, तो हार्ड वर्कपीस होने का कारण क्या होगा, एब्रेसिव पार्टिकल तो ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील में कम होगा और गैप ज़्यादा होगा, तो इसमें जो भी एब्रेसिव पार्टिकल आपका रहेगा ना उसको खराब कर देगा, नुकसान कर देगा। तो नुकसान कर देगा मतलब ग्राइंडिंग व्हील आपका डैमेज हो जाएगा, ग्राइंडिंग व्हील आपका ग्लेज्ड हो जाएगा। ओके, इसीलिए ये आपको याद रखना है। डेंस स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील हम लोग यूज करते हैं हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल के लिए, और ओपन स्ट्रक्चर ग्राइंडिंग व्हील हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए। ओके, और ये स्ट्रक्चर से हमें यही चीज पता चलता है कि एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी। तो पूरा चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नंबर गेज ड्रिल साइज सिस्टम। तो नंबर गेज ड्रिल साइज सिस्टम का बारे में कौन सा कथन ऑप्शन में सही दिया है। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। द साइज ऑफ द ड्रिल डिक्रीजेस एज द नंबर इंक्रीजेस। जब नंबर गेज ड्रिल का जितना नंबर बढ़ेगा उसका साइज उतना घटते जाएगा। तो नंबर गेज ड्रिल का नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 to 80 तक होता है। तो 1 का साइज कितना है, 1 का साइज है 0.228 इंच, या अगर आप इसका मिलीमीटर में देखते 5.79 मिलीमीटर। ओके, और 1 के जितने आगे जाएंगे 2, 3, 4 करते हुए 80 में जब आएंगे इसका साइज क्या होता है, इसके साइज होता है 0.0135 इंच। तो देखिए इधर ज़्यादा था 1 में और इधर 80 जब नंबर में आया ड्रिल का साइज छोटा हो गया, और मिलीमीटर में कितना जाएगा 0.34 मिलीमीटर। तो ये दोनों नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। तो नंबर गेज ड्रिल के जो साइज चार्ट है उसमें से सिर्फ 2 ही साइज आपको याद रखना है, नंबर 1 है नंबर 80 का। इसका इंच में कितना 0.228 इंच और मिलीमीटर में 5.79 इंच। जितना नंबर आगे बढ़ेगा 1, 2, 3, 4 करते हुए जब 80 तक आएगा इसका हो जाएगा इंच में हो जाएगा 0.0135 इंच और मिलीमीटर में हो जाएगा 0.34 इंच। ओके, तो नंबर गेज ड्रिल का नंबर जितना आगे बढ़ेगा साइज ड्रिल का साइज उतना घटते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इस पे बहुत सारा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा इसमें एक्चुअली क्या पूछा है। देखिए, द गो साइड ऑफ ए प्लग गेज इज डिजाइन टू चेक। प्लग गेज के गो साइड किस पर्पस के लिए डिजाइन किया गया है या क्या चेक करने के लिए डिजाइन किया गया है। सरफेस रफनेस नहीं, लीस्ट मेटेरियल कंडीशन कम मेटेरियल कंडीशन को चेक करने के लिए, मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन या बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट। तो देखो ऐसे तो हम लोग जानते हैं प्लग गेज के गो साइड होल के लोअर लिमिट को चेक करता है यानी कि मिनिमम लिमिट को चेक करता है, लेकिन ऑप्शन में ए नहीं है। तो लिमिट के लिए आपको पूछा नहीं है, इधर बोला है मेटेरियल कंडीशन। तो देखो
कोई भी एक होल है, कोई भी एक होल है, ठीक है, तो प्लग गेज का गो एंड क्या होता है, गो एंड इस होल में जाता है, इस होल में जाता है, ठीक है। तो प्लग गेज का गो एंड ये आपका होल में गया, मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, क्या चेक करता है कि मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन, वर्कपीस का मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन ये चेक कर देता है, ठीक है। लेकिन नोगो एंड क्या जाएगा, प्लग गेज का नोगो एंड इस वर्कपीस का अंदर जाएगा तो नहीं जाएगा। तो ये जो आपके गो एंड है, गो एंड ही चेक करके बता देता है कि इसका मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन कितना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं गो गेज इसका अंदर गया है, मतलब आपको पता चल जाएगा इसमें मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन कितना है या इसका साइज कितना है। नोगो एंड आपका जाता नहीं, उससे आपको साइज नहीं पता चलेगा, लेकिन प्लग गेज का गो एंड जाएगा, इसीलिए इधर आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन इधर कितना, इसका कितना साइज है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन मतलब वर्कपीस के अंदर मैक्सिमम क्या साइज है, ये आपको पूछा जा रहा है। ओके, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए ट्राइस्क्वायर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ट्राइस्क्वायर यानी कि गुनिया का एक कार्य नहीं है। तो ट्राइस्क्वायर हार्डन स्टील से बनाया जाता है, इसको मेनली हम लोग वर्कपीस का 90 डिग्री चेक करने के लिए यूज करते हैं। इट चेक स्क्वायरनेस ऑफ ए सरफेस, सरफेस के स्क्वायरनेस चेक करता है। इट सेट्स वर्कपीस एट राइट एंगल, वर्कपीस को 90 डिग्री में यानी कि राइट एंगल में सेट करता है। फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी हम लोग इसे यूज करते हैं, लेकिन ये कभी सरफेस रफनेस मेजर नहीं करते, इसीलिए ये जो ऑप्शन दिया ये बिल्कुल गलत दिया है, ये ट्राइस्क्वायर का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग सीम्स ड्यूरिंग मशीनरी इंस्टॉलेशन। जब हम लोग किसी भी मशीन इंस्टॉल करते हैं ना, कोई भी सोचो ऐसा मशीन है, ठीक है, उसके अगर 3-4 लेग है, ठीक है, तो फ्लोर में जब हम लोग उसे इंस्टॉल करते हैं तो कहीं जगह में देखिएगा इधर आपका बैठ जाता है, इधर ऊपर ऊंचा हुआ रह जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां पे भी गैप होता है उधर हम लोग एक पैकिंग डाल देते हैं, इसे हम लोग सीम पैकिंग कहते हैं या सीम प्लेट कहते हैं, सीम पैकिंग या सीम प्लेट कहते हैं। ये लोहे का एक पत्ती होते हैं, जहां पे भी आपका गैप होता है उधर हम लोग डाल देते हैं। तो टू फिल अनइवन गैप्स एंड टू एंश्योर प्रॉपर लेवलिंग, तो देखो जहां पे भी आपका अनइवन गैप होता है और समान गैप होता है तो उसको फिल करने के लिए सीम पैकिंग या सीम का यूज किया जाता है। एंश्योर प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर लेबलिंग करने के लिए यूज होता है। मशीन के कुछ पार्ट्स भी होता है, उधर अगर आपकी गैप हो गया, गैप को किसी भी चीज से मारा नहीं जा रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, सीम प्लेट यानी कि सीम का यूज करेंगे। लोहे का एक पत्ती होता है, किसी भी लकड़ी का जब काम होगा, जैसे आप डालते हैं ना उसे वेज, जैसे आप जानते हैं वेज, लकड़ी के हैंडल जब आपका हैमर हेड में लूज हो जाता है तो उधर हम लोग वेज डालते हैं, वो पैकिंग है। तो इसी में भी मशीन के जब आपका इंस्टॉलेशन किया जाता है, किसी भी मशीन का जब आपका सेट किया जाता है, किसी भी जगह में अगर गैप हो रहा है तो उधर आपको समान करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग मेटल के एक प्लेट यूज करते हैं, पत्ती यूज करते हैं, ठीक है, इसे सीम या सीम प्लेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन, रेड लीड पेस्ट, रेड लीड पेस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रेड लीड पाउडर विथ। तो रेड लीड पेस्ट को किस तरह से बनाया जाता है, तो पेस्ट को बनाने के लिए देखो, पेस्ट आपका एक सेमी सॉलिड हो जाता है। इसको बनाने के लिए आपको एक सॉलिड लेना पड़ेगा, पाउडर लिया है, और आपको एक लिक्विड लेना पड़ेगा। सेमी सॉलिड आपका कैसे बनेगा, एक सॉलिड और एक लिक्विड से। तो आपको लिक्विड में क्या लेना पड़ेगा, आपको ऑयल लेना पड़ेगा। इधर केरोसिन दिया, वाटर दिया, तारपीन नहीं, ये आपको लिनसीड ऑयल लेना पड़ेगा, लिनसीड ऑयल, लिनसीड ऑयल आपको लेना पड़ेगा। और रेड लीड का आप जानते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ओके, और इसका केमिकल नाम भी क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आप सभी को बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, द गो रिंग गेज इज यूज्ड टू चेक। देखो रिंग गेज का जो गो आपके रिंग गेज होते हैं, रिंग गेज का जो गो रिंग गेज होता है वो मैक्सिमम साइज को चेक करता है। तो सेफ्ट ओनली मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सेफ्ट इसको चेक करता है, और नो गो रिंग गेज मिनिमम डायमीटर ऑफ द सेफ्ट आपका राइट आंसर होगा तब। क्वेश्चन नंबर 44, मशीन डिमर्स आर लेस प्रोन टू मिस अलाइनमेंट देन हैंड डिमर्स बिकॉज। हैंड डिमर की तुलना में मशीन डिमर
मिस अलाइनमेंट होने का चांस बहुत कम रहता है। क्यों? देखो, हैंड डिमर के लॉन्ग टैपर लीड होता है, लंबे टैपर लीड होता है, जिसके कारण ये आपके अगर हैंड डिमर होता है इसके लंबे टैपर लीड होता है, और मैसिन डिमर के शॉर्ट टैपर लीड होता है। ठीक है, तो जब भी देखो एक वर्कपीस में जाएगा ना, तो इधर हैंड डिमर और ये मैसिन डिमर, तो हैंड डिमर जब वर्कपीस में जाएगा इसके लॉन्ग टैपर लीड होने का कारण इधर मिस अलाइनमेंट होने का चांस ज्यादा रहता है। लेकिन इसका शॉर्ट टैपर लीड होने का कारण जब भी एक फ्रंट पोर्शन जाएगा तो उसको गाइड करेगा, और बाकी देखो इसका उतना लंबा टैपर लीड नहीं है, इसीलिए मैसिन डिमर मिस अलाइनमेंट होने का चांस बहुत कम है। तो दे हैव ए शॉर्ट लीड टैपर एंड रिजिड सपोर्ट। तो मैसिन डिमर के शॉर्ट लीड टैपर होता है और सपोर्ट आपको जल्द मिल जाता है, क्योंकि उसके बाद देखो आपके पूरा पैरेलल इसका शैंक रहता है, इसका पैरेलल बॉडी रहता है। ओके, जिसके कारण रिजिड सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन इसके लंबे टैपर लीड होने का कारण मिस अलाइनमेंट हैंड डिमर में ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज ए नो गो गेज चेक इन लिमिट गेजिंग। तो लिमिट गेजिंग में नो गो गेज क्या चेक करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, जैसे इसने सही आंसर किया है, लेकिन हमें ये चीज समझ नहीं आ रही किस बेसिस पर इसने किया है। लिमिट गेज वो गेज है जिससे हम लोग किसी भी वर्कपीस के लिमिट चेक कर सकते हैं। लिमिट 2 टाइप होता है, एक आपका अपर लिमिट होता है और एक आपका लोअर लिमिट होता है। तो जिस गेज से हम लोग लिमिट चेक कर सकते हैं, दोनों लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को चेक कर सकते हैं, इसे हम लोग लिमिट गेज कहते हैं। तो इसमें प्लग गेज का बात किया या रिंग गेज का बात किया ये नहीं पता चल रहा है। अगर प्लग गेज का बात कर रहा है, प्लग गेज का बात कर रहा है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? प्लग गेज का नो गो एंड वो आपका मिनिमम मेटल कंडीशन को इंडिकेट करेगा, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें प्लग गेज या रिंग गेज कुछ मेंशन नहीं किया। ओके, इसीलिए मेरा हिसाब से लगता है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगर आपको इसका आंसर पता है या आप इसको समझ पाए तो वो आपके अलग बात है, लेकिन इस क्वेश्चन का मेरा हिसाब से कोई मतलब नहीं हो रहा। इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि इनसफिशिएंट क्वेश्चन है, या आप बोल सकते हैं कि रॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह से आप लोग इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एलिमेंट ऑफ टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टीपीएम इसका फुल फॉर्म से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का की एलिमेंट क्या है? इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज इन मेंटेनेंस एक्टिविटीज टू एंश्योर इफेक्टिव मशीन ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है? देखो, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, तो प्रोडक्शन पाने के लिए एम्प्लॉइज को मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि मशीन अपने गुड कंडीशन पर रहे। मशीन अगर आपके पहले से मेंटेनेंस किया हुआ रहेगा तो ऑपरेशन के टाइम कोई भी दिक्कत आपका नहीं आएगा, ब्रेकडाउन होने का चांस भी नहीं रहेगा। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी कि प्रोडक्शन टॉप लेवल पे पाने के लिए हम लोग जिस मेंटेनेंस को कर रहा है, ये आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसके लिए हम लोग मेंटेनेंस एक्टिविटी में हम लोग एम्प्लॉयज को लगा देते हैं, ताकि उसको मशीन जितना भी है उसको सही सलामत जल्दी जल्दी किया जाए। ओके, और ये हम लोग सब एडवांस में कर लेते हैं, जब काम चलता तब कुछ नहीं करता है। प्रोडक्शन का टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लेबलिंग ऑफ ए मशीन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के टाइम मशीन जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके टाइम मशीन की लेबलिंग करना क्यों जरूरी है? तो आप जानते हैं कोई भी लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, बड़े बड़े बोर्डिंग मशीन बोलिए, स्लॉटिंग मशीन, शेपर मशीन, कोई भी मशीन जब हम लोग वर्कशॉप में उसे इंस्टॉल करते हैं तो फ्लोर के साथ फाउंडेशन बोल्ट से मशीन को हम लोग फास्टन करते हैं। तो उसमें लेबलिंग करना बहुत जरूरी होता है। क्यों लेबलिंग करते हैं? टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड अवॉइड डिस्टॉर्शन इन ऑपरेशन। तो देखो, मशीन को प्रॉपर लेवल में जब लाएंगे, उसको जब हम लोग स्पिरिट लेवल से चेक कर लेंगे, मशीन के टॉप पोर्शन में स्पिरिट लेवल रख के चेक कर लेंगे कि हाँ एकदम स्पिरिट लेवल के जो बबल है वो एकदम बिल्कुल स्पिरिट लेवल का जो ग्रेजुएशन मार्क है उसमें आ रहा है, तो मशीन पूरा आपका अलाइन है। तो इस पर अगर हम लोग ऑपरेशन करेंगे तो मशीन एकदम आपका निखुत, या आप बोल सकते हैं फाइन आपके प्रिसीजन ऑपरेशन आप कर सकते हैं। पहले से अगर टेरा सेट करेंगे तो आपका देखने में भी तो खराब तो लगेगा ही, और इतना आपका प्रिसीजन वर्क्स आप करेंगे
तो उसमें आपका भी गलत होगा। इसीलिए टू इंश्योर एक्यूरेसी प्राप्त करने के लिए और मशीन ऑपरेशन को डिस्टर्ब होने से रोकने के लिए हम लोग इसे मशीन इंस्टॉल करते रहे, मशीन को लेवलिंग करते हैं। और लेवलिंग करना जरूरी है। स्पीड लेवल से हम लोग एकदम मशीन के टॉप पोर्शन में स्पीड लेवल रख के चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कैलकुलेट द अप्रोप्रिएट टैप ड्रिल साइज ऑफ मेट्रिक थ्रेड इफ मेजर डायमीटर ऑफ थ्रेड टू बी काट इज 10 मिलीमीटर एंड डेप्थ ऑफ थ्रेड इज 0.9 मिलीमीटर। तो देखिए इसमें टैप ड्रिल साइज निकालने के लिए आपको बोला है मेजर डायमीटर 10 मिलीमीटर, इसमें डेप्थ डायरेक्ट बोल दे 0.9 मिलीमीटर। देखिए पहले आप जानते हैं टैप ड्रिल साइज निकालने का फॉर्मूला, अभी जो हम लोग यूज करते हैं मेजर डायमीटर माइनस पिच हम लोग कर देते हैं। तो इसमें पिच तो आपको दिया नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, मेजर डायमीटर 10 माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो ये आपका डायरेक्टली बोल दिया है। पहला हम लोग क्या करते थे, डेप्थ का फॉर्मूला हम लोग लगाते थे कि 0.6134 इंटू पिच। तो इसमें एक वो करना नहीं पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली डेप्थ बोल दिया। तो 10 माइनस 1.8, तो ये आपका 8.2 आ जाएगा। समझ आ गया ना। जनरली हम लोग 2 इंटू डेप्थ जब करते हैं, डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है 0.6134 इंटू पिच। तो पिच जो भी दिया रहेगा वो हम लोग करते हैं, और पिच दिया रहेगा तो पहले से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। लेकिन पिच इसमें दिया नहीं, डायरेक्ट डेप्थ दिया है, तो और आसान हो गया है अब इसमें टैप ड्रिल साइज निकालने। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, which of the following statement is incorrect about the radial drilling machine? रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, ए रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन को कभी भी हम लोग सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन नहीं कह सकते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हेवी एंड लार्ज वर्कपीस। हेवी और लार्ज वर्कपीस के लिए हम लोग रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं, क्योंकि देखो इसका रेडियल आर्म इसके कॉलम बराबर 360 डिग्री में घूम सकते हैं, और इसके जो हेड होता है ड्रिल हेड, उसको भी हम लोग रेडियल आर्म के आगे पीछे कर सकते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल लार्ज डायमीटर होल हम लोग बना सकते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल मल्टीपल होल्स इन वन सेटिंग ऑफ द वर्कपीस को एक ही जगह में सेट करके। तो इसके जो रेडियल आर्म होता है ना, इसमें ड्रिल हेड होता है, इसमें ड्रिल लगे होते हैं, वर्कपीस को एक ही जगह में सेट करके पहले आप इधर ड्रिल कर लिए, फिर इधर अगर आपको करना होगा तो इसको ड्रिल हेड को हम लोग रेडियल आर्म बराबर इधर लेके आएंगे, फिर इधर ड्रिल आपका आ जाएगा तो इधर कर लेंगे। तो वर्कपीस को एक ही सेटिंग करने का बाद हम लोग उसमें मल्टीपल होल बना सकते हैं। तो ये भी आपका सही है, तो तीनों सही है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में ये आपका गलत दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट ए हार्डनिंग टेक्निक? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डनिंग का एक टेक्निक नहीं है? देखो, फ्लेम हार्डनिंग होते हैं, लेथ बेड पर हम लोग फ्लेम हार्डनिंग करते हैं, केस हार्डनिंग करते हैं, माइल्ड स्टील वर्कपीस में केस हार्डनिंग करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग होता है, इसमें वर्कपीस में कॉइल को उसमें लगाकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करके हार्डनिंग करते हैं। तो तीनों हार्डनिंग होता है, लेकिन एनेलिंग हार्डनिंग ये आपका दोनों अलग अलग है। हार्डनिंग में हम लोग हार्ड करते हैं, एनेलिंग में हम लोग वर्कपीस को सॉफ्ट करते हैं। तो दोनों उल्टा प्रोसीजर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, इन ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन बाय वॉल्यूम इज 1.6:1। द नेचर ऑफ द फ्लेम जनरेटेड इज। मैंने पहले भी आपको बोला, इसके बारे में पहले डिस्कस किया। ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग में जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मात्रा वॉल्यूम वाइज आपका इक्वल होगा, 1:1 होगा, तब आपका न्यूट्रल फ्लेम। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है 1.6:1, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है। और अगर 1:1.6 होता तो इधर आपका एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा है, तब आपका कार्बोडाइजिंग फ्लेम राइट आंसर होता। ओके, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहाँ पे यूज होता है? ब्रास और ब्रोंज की वेल्डिंग करते टाइम हम लोग यूज करते हैं, या जिंक की बाइंडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी हम लोग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, द वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड फॉर जॉइनिंग थिक रॉड्स लाइक रेल इज। तो देखो, रेल लाइन को जोड़ने के लिए हम लोग किस वेल्डिंग करते हैं? थर्मिट वेल्डिंग करते हैं। ओके, इसमें केमिकल रिएक्शन करवा के वेल्डिंग किया जाता है। इसमें क्या यूज होता है? एल्यूमिनियम पाउडर, फाइन एल्यूमिनियम पाउडर एंड आयरन ऑक्साइड।
3 अनुपात में। ओके, 1:3 अनुपात में रहता है। और थर्मिक वेल्डिंग इसमें होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हिच पैरामीटर ऑफ ड्रिल इज डायरेक्टली डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंडीशन ऑफ इट्स पॉइंट। तो ड्रिल का पॉइंट का कंडीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स देख के हम लोग ड्रिल के किस पैरामीटर को निर्धारित कर सकते हैं। तो ड्रिल के पॉइंट को देखकर, उसके कंडीशन को देखकर और कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, उसका कटिंग एफिशिएंसी कितना कटेगा मटेरियल या नहीं कटेगा। ओके, वो हम लोग पॉइंट को उसके कंडीशन देखकर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर हम लोग पता लगा सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो इसने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, इतना इजी क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चंस अगर आप बोलते कि कॉमन नहीं आया, इसमें कटिंग टेम्परेचर थोड़ी ना पता लगा सकते, कटिंग वॉल्यूम थोड़ी ना पता लगा सकते, कटिंग टाइम भी नहीं पता लगा सकते, लेकिन हम लोग उसके पॉइंट को देख के बता सकते कि ये कितना आपका कटेगा। जैसे हम लोग किसी भी चाकू को देख के बता सकते हैं कि ये आपके तेज है या नहीं, ये काट सकते हैं या नहीं। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन, मार्किंग ब्लू लाइंस आर रिमूव्ड बाय। तो मार्किंग ब्लू लाइंस किससे पूछा जाता है? वॉशिंग विथ वाटर एंड वाइपिंग विथ क्लॉथ और वाइपिंग विथ क्लॉथ। तो देखो हम लोग को पानी से भी वॉश करके इस लाइन को मिटा सकते हैं, अदरवाइज कपड़ा से भी पोंछ के हम लोग इस लाइन को मिटा सकते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। ये सब सिंपल क्वेश्चन इसने छोड़ दिया है, आई डोंट नो कैसे छोड़ दिया। हीट ट्रीटमेंट, सैंडिंग से भी हम लोग इसको नहीं मिटाएंगे, स्क्रैपिंग से भी कोई निकालने का जरूरत नहीं है। मार्किंग ब्लू लाइन का हम लोग देखो मिटाने का बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग वही पानी डाल के मिटाएंगे, नहीं तो कपड़ा से मिटाएंगे। तो सिंपल चीज़ है। नॉर्मली देखिएगा जब आप लोग मार्किंग मीडिया यूज करते हैं, उसके बाद जब आप लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं या जब आप लोग काटिंग करते हैं ना, धीरे धीरे ऑयल से मिट जाता है। तो ये तो एक आपका मार्किंग मीडिया है। तो मार्किंग मीडिया को निकालने के लिए आप लोग नॉर्मल कोई चीज़ें यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, while estimating materials for preventing maintenance, why is allowance added for consumable like grease और oil? तो देखो इसमें बोल रहा है जब हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एस्टिमेशन करते हैं मटेरियल का, तो जब ग्रीज और ऑयल होता है तो उसमें हम लोग काहे ज्यादा अलाउंस ले लेते हैं। जब हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए मटेरियल का एस्टिमेटिंग करते हैं कि इतना लगेगा, तो ग्रीज और ऑयल के लिए हमेशा हम लोग अलाउंसेस काहे ले लेते हैं, ज़्यादा काहे ले लेते हैं कि हमें एक्चुअली लगेगा। सोचिए नॉर्मली 2 कटोरा लगेगा ग्रीस, हम लोग 2.5 कटोरा मंगवा लिए, तो काहे हम लोग ज़्यादा मंगवाते हैं। ऑयल के लिए भी वैसे आपका 1 लीटर लगेगा लुब्रिकेशन के लिए, लेकिन आप लोग 2 लीटर मंगाए, तो हम लोग काहे ग्रीस ऑयल जैसा इन सब चीज़ में अलाउंसेस ज़्यादा रखते हैं। तो देखो क्या है, टू अकाउंट फॉर स्पिलेज और वेस्टेज ड्यूरिंग एप्लीकेशन। जब हम लोग ग्रीस देते हैं तो उसमें आपका वेस्ट ज़्यादा होता है, वो कभी फ्लोर पे गिर जाता है, तो जो गिर जाता है वो ग्रीस तो आप लोग उठाकर मशीन पे नहीं यूज़ कर सकते। तो इसमें वेस्ट आपका ज़्यादा होता है, इसमें खर्चा आपका ज़्यादा होता है। मतलब आप लगाने जाते हैं तो थोड़ा आपका हाथ पे भी लग जाता है, किसी और जगह में लग जाता है, तो आपका गिर जाता है, ऊपर से भी आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा। तो जितना हम लोगों को चाहिए इसीलिए थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा मंगवा लेते। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब क्या, हम लोग ऑयल इन एडवांस मेंटेनेंस करते हैं मशीन का। जब मटेरियल का कॉस्टिंग करेंगे तो ग्रीस ऑयल जैसा सामग्री के लिए हम लोग पहले से ज़्यादा एस्टिमेशन कर लेंगे, क्योंकि वो यूज़ करते टाइम वो हमारा स्पिलेज होता है, गिर जाता है, वेस्टेज भी होता है, वेस्ट भी होता है क्योंकि नीचे फ्लोर में गिर जाता है, उस ग्रीस को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज टू। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का क्या मेन उद्देश्य है? प्रिवेंट इक्विपमेंट ब्रेकडाउन बिफोर इट ऑकर्स। तो देखो पहले से ऑयल इन एडवांस मेंटेनेंस, मशीन का मेंटेनेंस करके मशीन के ब्रेकडाउन होने से मशीन को रोकना। ठीक है, तो ऑयल इन एडवांस जब हम लोग मशीन का पहले से सब मेंटेनेंस करके रख देंगे तो मशीन चलते टाइम ब्रेकडाउन नहीं होगा। तो ब्रेकडाउन इक्विपमेंट या मशीन का ब्रेकडाउन होने से उसे रोकने के लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं मेनली। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए, और ये सब स्टूडेंट जानते हैं। तो देखिए इस टोटल पेपर में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको सिर्फ मेंटेनेंस चैप्टर से पूछा है। वैसे WBPDCL का जब पेपर हो उसी में भी लगभग 7-8 क्वेश्चन मेंटेनेंस से पूछा है। तो इसीलिए जब CBT हो रहा है तो आपको मेंटेनेंस चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़कर जाना पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द डिस्टेंस बाय व्हिच ए ड्रिल एडवांसेस इनटू द वर्कपीस इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड। तो इसमें बोल रहा है कि ड्रिल एक चक्कर में वर्कपीस के अंदर जितना एडवांस होता है, जितना आगे बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं? इसे फीड रेट कहते हैं। देखो एक वर्कपीस है, एक ड्रिल है, तो ड्रिल अपने एक रोटेशन करने पर वर्कपीस के अंदर जितना आगे जाते हैं, तो इधर से इधर तक आगे गया, तो ये आपका क्या है? ये फीड रेट आपका है। ओके, फीड रेट का यूनिट क्या है? तो देखो कितना मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है, तो मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। तो एक रेवोल्यूशन या ड्रिल की एक रोटेशन पर ड्रिल जितना आगे बढ़ रहा है वर्कपीस के थ्रू, इसे हम लोग फीड रेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इन प्लग गेजेस द गो गेज कोरेस्पॉन्ड टू द। तो देखो प्लग गेज का गो गेज या गो एंड क्या चेक करता है? लो लिमिट ऑफ द होल, होल का लो लिमिट चेक करता है। लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर और गेज चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, द टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन दैट हैज मल्टीपल ड्रिल्स फिट्स ऑन द कॉमन टेबल असेंबली इज कॉल्ड। मैंने पहले ही आप लोगों को डिस्कस करके बताया गैंग ड्रिल मशीन में क्या होता है। इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 ड्रिल मशीन आपका होता है। ठीक है, सबके अलग अलग स्पिंडल रहता है, सबका अलग अलग मोटर रहता है, लेकिन टेबल एक ही रहता है, एक ही कॉमन टेबल होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं? सक्सेसिव ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। ड्रिलिंग ऑपरेशन देखो, ड्रिल भी होता है, रिमिंग भी होता है, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फिशिंग, ये सब ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गैंग ड्रिलिंग मशीन। इसमें मल्टीपल ड्रिल फिट होता है, लेकिन कॉमन टेबल होता है। तो मल्टीपल ड्रिल कहाँ पे फिट होता है? अलग अलग ड्रिल मशीन में फिट होता है। सबका अलग अलग मोटर होता है, जिसको जब चलाना होगा हम लोग चला सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस करने का क्या सुविधा होता है? इजियर प्लानिंग ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑर्डरिंग स्पेयर्स। देखो अगर हम लोग रूटीन वाइज पढ़ते हैं ना, तो हमारा डेली जो भी चैप्टर कंप्लीट है, हम लोग रूटीन वाइज अगर करते हैं तो हर एक चीज को हम लोग प्रॉपरली टाइम पे कर सकते हैं। तो ऐसे रूटीन मेंटेनेंस अगर हम लोग करेंगे तो एक इजी प्लानिंग रहेगा कि इस दिन हमको इस मशीन को मेंटेनेंस करना है, इस दिन हमको इस मशीन को मेंटेनेंस करना है, और उस हिसाब से हम लोग स्पेयर पार्ट का भी ऑर्डर दे सकते हैं। अगर उस पार्ट को चेंज करने का जरूरत है और अगले 5 दिन बाद उसका मेंटेनेंस होगा, तो तब हम लोग क्या करेंगे? स्पेयर पार्ट भी हम लोग पहले से ऑर्डर कर सकते हैं। तो रूटीन वाइज अगर हम लोग भी पढ़े तो हम लोगों के लिए भी अच्छा है, हम लोग हर एक चीज को कंप्लीट कर पाएंगे टाइम बाय टाइम। और इसमें रूटीन मेंटेनेंस अगर हम लोग करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा? मेंटेनेंस प्लानिंग करने में आसानी होगा। इस दिन स्लॉटर मशीन का करेंगे बुधवार, बृहस्पतिवार हम करेंगे मिलिंग मशीन का, शुक्रवार हम करेंगे ग्राइंडिंग मशीन का। तो उस हिसाब से हम लोग स्पेयर पार्ट्स का भी ऑर्डर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें बोला लेस रिलायबल देन इक्विपमेंट विद फॉल्ट रिपोर्टिंग, तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। तो रूटीन मेंटेनेंस जब आपको बोला, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सही दिया है। जिस पे ऑब्जेक्शन करना होगा मैं आपको बताऊंगा। 61 नंबर क्वेश्चन, फॉर अचीविंग ए हाई सरफेस फिनिश व्हाइल ग्राइंडिंग हार्डेंड स्टील व्हिच टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज मोस्ट सुटेबल। तो देखो जब एक हार्डेंड स्टील आपका जब हार्डेंड होगा और उसमें हाई सरफेस फिनिश चाहिए, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें फाइन ग्रेन सॉफ्ट व्हील का यूज करना पड़ेगा। ओके, ग्राइंडिंग व्हील में हमेशा उल्टा होता है, जब वर्कपीस हार्ड होता है तो ग्राइंडिंग व्हील सॉफ्ट होना पड़ेगा, और जब वर्कपीस सॉफ्ट होगा ग्राइंडिंग व्हील आपका हार्ड होना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसीलिए देखो हार्डेंड स्टील है, इसीलिए हम लोग सॉफ्ट व्हील का यूज कर रहे हैं, और हाई सरफेस फिनिश चाहिए इसीलिए फाइन ग्रेन हम लोग यूज करेंगे। बिल्कुल फाइन ग्रेन। जब हमें फिनिशिंग अच्छा चाहिए तो वर्कपीस पर हम लोग डेड स्मूथ फाइल यूज करते हैं, थोड़ी ना हम लोग रफ फाइल यूज करेंगे, तो उसी का जैसा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनदर नेम ऑफ ऑड लेग कैलिपर। ऑड लेग कैलिपर का कौन सा नाम नहीं होता है? तो देखो जेनी कैलिपर इसका नाम है, लेगन पॉइंट कैलिपर इसका नाम है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर इसका नाम है, लेकिन स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर ये एक जॉइंट का नाम है, और एक आपका होता है फर्म जॉइंट कैलिपर। ओके, ये जॉइंट का नेम है, लेकिन ऑड लेग कैलिपर का ये नाम, तीनों नाम होता है, जेनी कैलिपर, लेगन पॉइंट कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। 63 नंबर क्वेश्चन, फॉर
ब्लू मैचिंग ऑफ स्क्रैप्ड सर्फेसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोटिंग इज यूज्ड। तो देखो जब आपको स्क्रैपिंग करना पड़ेगा तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पॉट हाई स्पॉट मार्क को निकालने के लिए हम लोग प्रूसियन ब्लू यूज करते हैं। ओके, तो स्क्रैपर से हम लोग क्या करते हैं, देखो फाइलिंग करके हम लोग जितना हो सके फ्लैट बना लेते हैं, जितना हो सके सपाट बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्रैपर का यूज करते हैं, जहां पे भी आपको हाई स्पॉट दिखता है उसको हम लोग प्रूसियन ब्लू मार्किंग मीडिया से मार्क करते हैं, और जो जहां पे भी हाई पॉइंट है उसमें उधर जाकर स्क्रैपर से हम लोग स्क्रैपिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कॉमन भी है, सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला उस पर ऑब्जेक्शन करना है, और एक क्वेश्चन हमें लगा कि थोड़ा सा जो आपका वेल्डिंग का क्वेश्चन था, आर्क वेल्डिंग का, वेल्डिंग थर्मल एफिशिएंसी, वो फॉर्मूला आप लोगों के लिए नया है, वो मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा। बाकी जितना भी क्वेश्चन है सब आपके पढ़ाया में से है। ओके, इफ द अलाउंस ड्यूरिंग रिमिंग इज टू हाई व्हाट इज द लाइकली आउटकम। तो देखो रिमिंग करते टाइम अगर रिमिंग अलाउंस काफी ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, उसमें ओवरलोडिंग हो जाएगा डिमांड के लिए, चैटर होगा पोर्ट सरफेस फिनिश। देखो रिमिंग के लिए प्रॉपर रिमिंग अलाउंस आपको छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा भी मटेरियल आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि रिमिंग तो आपका ड्रिल नहीं है कि ज्यादा मटेरियल कटेगा, रिमिंग से हल्का फुल्का मटेरियल आपको काटा जाता है, इसीलिए रिमिंग अलाउंस आपका प्रॉपर होना पड़ेगा। और इसीलिए रिमर चलाने से पहले आपको प्रॉपर साइज का ड्रिल चलाना पड़ेगा। ओके, इसीलिए जब भी आपको रिमिंग करना है प्रॉपर साइज ड्रिल आप यूज करिएगा, तो आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिमिंग अलाउंस उसमें रहेगा, और रिमर उसको काट के रिमिंग आप बोल सकते हैं कि फिनिश रिम्ड होल आपको बना देगा। ओके, एक फोन देखो तो क्या बोले नेक्स्ट। तो इसमें रिमिंग अलाउंस अगर ज्यादा हो जाएगा तो उतना मटेरियल को तो काट नहीं पाएगा, तो ये आपका ओवरलोड हो जाएगा और चैटर मार्क्स आ जाएगा, उसमें सरफेस में पैचेस मार्क्स आ जाएगा, सरफेस फिनिश आपका खराब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हाई डू हैंड डिमर्स हैव लॉन्गर लीड टेपर कंपेयर टू मशीन डिमर। तो इसमें बोल रहे हैं कि हैंड डिमर में क्यों लंबे टेपर लीड दिया जाता है मशीन डिमर की तुलना में। देखो मशीन डिमर चलाया जाता है मशीन से, हैंड डिमर चलाया जाता है हाथों से। टैप रेंज में हैंड डिमर को पकड़वा के फिर हम लोग चलाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वर्कपीस रहता है ड्रिल होल है, इसमें लंबे टेपर लीड जो रहता है ना, ये आपके धीरे धीरे जाता है और धीरे धीरे देखो वर्कपीस के होल के अंदर धीरे धीरे घुसते जाता है। तो हम लोगों के लिए आसानी होता है, उसको अलाइनमेंट करना भी हम लोगों के लिए आसानी होता है। और सीधा अगर छोटा सा बीबेल लीड होगा उसके बाद अगर पूरा आपका ऐसा ही पैरेलल आपका बॉडी हो जाएगा तो उसमें हम लोगों को तकलीफ होता है। इसीलिए देखिए टू अलाउ ग्रेजुअल एंट्री, धीरे धीरे इसमें डिमर होल में एंट्री लेता है एंड प्रॉपर अलाइनमेंट विद द होल, और होल के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट भी होता है। देखो मशीन डिमर के शॉर्ट टेपर लीड है मशीन के लिए, ठीक है, क्योंकि वो मशीन आपके परफेक्ट रिम्ड होल आपको बनाएगा। लेकिन हम लोग हाथ से इसको घुमा रहे हैं तो ये अगर धीरे धीरे टेपर पोर्शन है धीरे धीरे होल में जाएगा तो वो भी अच्छा है, और धीरे धीरे रिमर को भी अलाइनमेंट करेगा। तो ये हम लोगों के लिए भी आसानी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ओके, 66 नंबर क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ काउंटर सिंकिंग इज टू। देखो काउंटर सिंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक होल पहले से बनाया हुआ है, होल के फ्रंट पोर्शन को हम लोग चैम्फर कर देते हैं या टेपर बना देते हैं। इधर आप काउंटर संक रिवेट या काउंटर संक हेड स्क्रू भी आप लोग इसमें इस जगह में लगा सकते हैं। ओके, तो प्रोवाइड टेपर्ड एंट्रेंस टू द होल, तो होल के एंट्रेंस में टेपर्ड सरफेस बनाने के लिए तो हम लोग इसमें काउंटर सिंकिंग करते हैं। ओके, अगर सॉकेट हेड स्क्रू या कैप स्क्रू आपको इसमें सहायता देना होता तो उसमें हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं, काउंटर बोर्डिंग। अगर वॉशर या बोल्ट को जगह देना हो तो तब हम लोग स्पॉट फेसिंग करते हैं। लेकिन टेपर्ड सरफेस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, होल के इंटरेस्ट में टेपर्ड सरफेस बनाने के लिए काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन हम लोग करेंगे, और इससे क्या होगा, काउंटर संक रिवेट बैठ पाएगा, काउंटर संक सेट स्क्रू इसमें बैठ पाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी हार्डन बाय हीट ट्रीटमेंट। निम्नलिखित में से किस धातु को हीट ट्रीटमेंट से हार्ड किया जा सकता है, हाई कार्बन स्टील्स को
क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा होती है 0.75 से 1.5% होता है। तो इसमें कार्बन की मात्रा ठीक है, तो इसे हम लोग हार्डनिंग कर सकते हैं। ओके, इसको हम लोग हीट करेंगे, फिर हम लोग क्विंच करेंगे। जितना जल्दी क्विंच करेंगे उतना ज़्यादा हार्डन स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलेगा। तो देखो, बाकी वुड लकड़ी को हम लोग हार्ड नहीं कर सकते, प्योर आयरन, कॉपर, इन सब को हम लोग हार्ड नहीं कर सकते हार्डनिंग प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 68, द सोकिंग टाइम ड्यूरिंग एनेलिंग इज। एनेलिंग के टाइम, हार्डनिंग के टाइम, सब में सोकिंग टाइम कितना रखा जाता है? इसमें सोकिंग टाइम होता है 5 मिनट्स पर 10 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ स्टील। 10 मिलीमीटर स्टील की थिकनेस के लिए 5 मिनट की इसमें सोकिंग टाइम प्रोवाइड किया जाता है। सोकिंग टाइम मतलब क्या? देखो, हम लोग जब हीट कर लेते हैं ना, जब सोचो हाइपो यूटेक्टोइड अगर स्टील है, ठीक है, तो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील को हम लोग क्या करते हैं, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा तापमान पर जब हीट करते हैं, तो उतना टेम्परेचर में हम लोग कुछ देर तक छोड़ देते हैं वर्कपीस को, ठीक है। तो ये जो कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, इसे सोकिंग टाइम कहते हैं। और 10 मिलीमीटर स्टील की थिकनेस के लिए 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, which of the following drilling machine can be used to drill multiple holes simultaneously? इसमें बोल है निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल मशीन से हम लोग एक ही साथ मल्टीपल यानी कि एक से अधिक 4 से 48 होल हम लोग बना सकते हैं। मिनिमम 4, मैक्सिमम 4, 48 होल भी एक ही साथ हम लोग बना सकते हैं। किस मशीन से? मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन से। और इस ड्रिल चैप्टर को मैंने बहुत अच्छा से आप सभी को समझाया है। जो भी ड्रिलिंग चैप्टर से क्वेश्चन आप सभी के लिए कॉमन है। नेक्स्ट एंड आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन, which of the following angles is measured by projection into a plane tangent to the periphery at the outer corner of the leaf? outer corner of the leaf, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए, जब अब ड्रिल का हर एक पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, इसके हर एक पार्ट्स और हर एक एंगल के बारे में पढ़ लेंगे मेरा वीडियो से, आपको ये सब क्वेश्चन पे प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, एक फिगर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस फिगर से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वेट, देखिए, फिगर देख के आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपके जो 2 कटिंग एज है, इसको हम लोग लीव्स भी कहते हैं, ठीक है। तो लीव्स के जो एकदम आउटर कॉर्नर है, इससे एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और इसके जो एक्सिस है उससे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसके बीच के जो एंगल होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लीफ रिलीफ एंगल कहते हैं, या रिलीफ एंगल इसे हम लोग कहते हैं। देखो, जो ये 2 कटिंग एज है, इसी को हम लोग लीफ्स भी कहते हैं। तो लीफ्स के जो आउटर कॉर्नर है, इससे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ड्रिल के एक्सिस के परपेंडिकुलर या टेंजेंट अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसके बीच के जो एंगल होता है, ये जो आपके एंगल होता है, इसे हम लोग लीफ रिलीफ एंगल कहते हैं। समझ आ गया? अब क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा था, वेट, देखिए, इसमें वही आपको बोल रहा था, which of the following angle is measured by projection into a plane tangent to the periphery at the outer corner of the leaf? तो लीफ के जो कॉर्नर था, इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे थे, और जो ड्रिल का एक एक्सिस था, उससे आप अगर टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो आपका एंगल हो रहा था, फोटो में आपको दिखा दे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिलीफ एंगल या लीफ रिलीफ एंगल हम लोग इसे कहते हैं। क्लियर हो गया है? तो 70 क्वेश्चन में से ओनली एक क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, एज पर माय ओपिनियन। अगर आपको लगता है क्वेश्चन आपका सही है, या अगर आप लोग ऑब्जेक्शन करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि लिमिट गेज आपका प्लग गेज होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? लिमिट्स को चेक करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट जिस गेज से चेक किया जाता है, तो उसी को हम लोग लिमिट गेज कहते हैं। तो उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया, प्लग गेज या रिंग गेज, तो उसमें कैसे हम आंसर करेंगे? प्लग गेज अगर होता तो उसका अगर नो गो एंड है, तब मिनिमम मेटेरियल कंडीशन आपका होता। क्लियर हो गया? तो आज का पेपर का वीडियो डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। मैं अपना 100% देके पूरा पेपर डिस्कस किया। और अगर आप लोग चाहते हैं पेड कोर्स में ज्वाइन होने के लिए, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मेरा तरफ से मिल जाएगा। जितना हो सके मैं अपने तरफ से डिस्काउंट कर दूंगा। जो आपको ऐप में दिखा रहा है, उससे आपके कम प्राइस में कुछ डिस्काउंट में अपने तरफ से कर दूंगा। तो आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय।